Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। सुरभि लिंक सेंड कर दिया है। सर हमारे टीम्स पे शो हो रहा है आपका 12 बजे से 2 बजे तक की क्लास। ओके ओके, वे जो अभी 3 नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए कैसा करना है? किसके लिए सर? जो अभी 3 स्टूडेंट आए हैं, क्योंकि उनको अभी मैंने शायद ग्रुप में ऐड किया नहीं ना, क्लास टीम में। सर नहीं, उनको अब शो होने लग गया टीम्स पे। उनका वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू होता है ना न्यू ज्वाइनीज का। ओके 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 उसको आज शो हो रही थी आपकी क्लास, सुबह मैंने उससे पूछा था। ओके ओके। और सर ममता तो एक्चुअली कॉलेज गई है, उसका कोई स्पोर्ट्स का ट्रायल है। हम्म। तो वो तो आज क्लास लेगी नहीं, उसकी ओडी लगेगी, मतलब उसकी प्रेजेंस लगानी होगी। हम्म। और बाकी यार ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। नमस्ते टू ऑल अगेन। नमस्ते। कैसे हैं मनमोहन जी? सर मैं अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हैं जी। आइए, सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। गायत्री में ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Today's topics are based on the specific theory of the causation. And the Sankhya always give a very dominant and the very stress in ideology of Satkaryavada. And today's topic based on the particular this thing. In before session, I've already discussed regarding the 25 entities of the Sankhya Yoga, the particular 3 applications of the Sankhya Yoga, the introduction, the basic philosophy of the Sankhya Yoga, and all the related things, the concept of Purusha, the concept of Prakriti, the concept of all the entities in separately. So we have already discussed regarding this. Now today's topic is a very scientific and a very practical approach. It's called a Satkaryavad. So I would like to share the screen. I'm sharing the screen. The screen is visible now. स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस सर।
तो जब हम लोग थियरी ऑफ कॉज इफेक्ट की बात करते हैं, तो in Sankhya philosophy, it is the basic ideology of the Sankhya. It is the central bone or vertebral backbone of the Sankhya philosophy. So the theory of cause and effect. So in science, according to science, science always says, is any creation, is any invention before that creation or exist. कुछ भी यदि चीजें सामने आ रही हैं, तो वो चीजें पहले से उसमें एग्जिस्ट रही होगी, तभी वो प्रेजेंट हो रही हैं. अकॉर्डिंग टू साइंस, यदि वो ये कहता है, एक छोटा सा शीड है, और शीड को यदि आप अर्थ पे इम्प्लांट करें और वो प्लांट से एक ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि उस शीड के अंदर वो पोटेंशियलिटी थी, वो पोटेंशियल था जो इफेक्टिवली, है ना, जैसे उसको सर्कमस्टांसेस मिला और वो रिफ्लेक्ट हो गया इस दुनिया में. तो कोई भी कार्य होता है इस दुनिया में, उसके पीछे गहरी वजह है. अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन कारण होता है. तो बिना कारण के कोई कार्य आज तक नहीं हुआ है. ये सांख्य भी एक्सेप्ट करता है और ये साइंस भी एक्सेप्ट करता है. और इसकी यही थियरी है जो बात करती है कि रियली में, है ना, कोई ना कोई यदि कारण है किसी कार्य के लिए, तो उस कारण को यदि हम ढूंढ लें, उस कारण को जान लें, उस कारण को समझ लें, तो हम कार्य को भी आसानी से, उसके इफेक्ट को, उसके वर्क को भी आसानी से हम समझ सकते हैं. तो ज़्यादातर कुछ फिलॉसफी में बड़ी अच्छी बातें हैं. जैसे फिलॉसफी में जब आप कार्य कारण सिद्धांत की बात करेंगे, कि कॉज इफेक्ट थियरी को लेके आप बात करेंगे, तो कुछ लोग कहेंगे कि कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण था, तभी वो कार्य आया. और कुछ लोग कहते हैं कार्य जो इफेक्ट आया, वर्क जो प्रेजेंट हुआ, उसके पीछे कोई कॉज नहीं था, फिर भी वो वर्क समझ में आया. तो दो तरीके से लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी रखी. तो जिन लोगों ने ये कहा कि कार्य के पीछे कोई कारण होता है, उन लोगों को हमने सत्कार्यवाद कहा. और जो ये कहते हैं कि नहीं, कार्य के पीछे कोई कारण नहीं होता, उसको असत कार्यवाद कहा, है ना. नॉन एग्जिस्टेंस, है ना, नॉन प्री एग्जिस्टेंस थियरी कहते हैं, असत कार्यवाद. So in according to Sankhya based and Sankhya believe the theory of the सत्कार्यवाद, है ना. सांख्य की जो थियरी है वो सत्कार्यवाद की थियरी है. और सांख्य हमेशा क्या कहता है कि जो भी वर्क या जो भी इफेक्ट इस दुनिया में दिखता है, उस इफेक्ट के पीछे जो एक गहरी है ना फिलॉसफी है, वह कॉज. और यदि उस कॉज को समझ लें, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को चेंज कर सकता है. तो है ना, तो यहाँ कहते हैं द नेक्स्ट रूल ऑफ द क्रिएशन और एक्सप्लेन बाय द कॉज एंड इफेक्ट थियोरी ऑफ सांख्य फिलोसफी इज दैट द पोटेंशियल इफिशियंसी ऑफ द इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ कॉज इज सिमिलर टू द इफिशियंसी ऑफ द कॉज इटसेल्फ. कि जो भी चीजें, है ना, प्रेजेंट होती हैं, जो भी वर्क, जो भी इफेक्ट प्रेजेंट होता है, उसके पीछे उसकी पोटेंशियल इफेक्ट, है ना, उसकी जो चीजें सोई हुई है, वो सामने आती है. अब एक आपने थियरी सुनी होगी, और उस थियरी में आपने देखा होगा, आप में से दो एनर्जी को समझा होगा वो लोगों ने. इन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देयर आर पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी. आप में से सुना है किसी ने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी? Yes, sir. है ना. सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? जो स्टैटिक में होती है, स्थिरता में जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी, और जो मूवमेंट में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी. दैट्स वेरी गुड, है ना. सो जो एनर्जी, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एनर्जी नहीं है ना. जो स्टैटिक मूवमेंट में ऑलवेज बनी है, क्योंकि स्टेबिलिटी भी जिसकी वजह से बरकरार है, उस ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. और यदि अचानक से आप चाहें, तो आप उस पोटेंशियल एनर्जी को या स्टैटिक एनर्जी को डायनामिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या देती है फिजिक्स? तो इसका एग्जाम्पल फिजिक्स देती है कि नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर की एनर्जी समझ में उतनी नहीं आ रही है, क्योंकि उसके अंदर की जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? स्टैटिक फॉर्म में है ना. लेकिन जब आप इस नॉर्मल वाटर को एक लंबे, है ना, ऊंचाई से किसी टरबाइन पे, है ना, मूव करते हैं, और जैसे ही वो टरबाइन मूव होना शुरू करती है, तो अपने आप वो जो वाटर की स्टैटिक एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, मींस डायनामिक एनर्जी में.
और दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो कहने का क्या मतलब कि एक स्टैटिक एनर्जी जो है, यदि इसको कोई प्लेटफॉर्म दे दे डायनामिक का या काइनेटिक का, है ना, या मूवमेंट का, तो वो क्या करेगी, उस मूवमेंट के सहारे एक दूसरी एनर्जी क्रिएट कर देगी। और सेम यही थियरी हम लोगों के साथ है कि हम लोगों के अंदर कुछ एक्टिव पोटेंशियल है, कुछ पैसिव पोटेंशियल है। तो हमारे अंदर पोटेंशियलिटी तो है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मिलता है, एक पर्टिकुलर थॉट्स मिलते हैं, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मिलता है, आइडियल प्लेस मिलता है, एक आइडियल थीम और एक आइडियल, है ना, ग्रुप मिलता है, तो आप क्या करते हैं, आप उस पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी में, और आप अपने आप को एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक छोटा बच्चा है और वो आर्ट सीख रहा है ना, आपने देखा होगा सारे लगभग कहीं ना कहीं आज के समय में लोग आर्ट को लेके ज़्यादा प्रमोट करते हैं अपनी फैमिली में बच्चों के एजुकेशन को। तो यदि कोई बच्चा आर्ट सीख रहा है और वो बहुत अच्छी आर्ट बनाने लगा है, तो इसका क्या मतलब है कि क्या आर्ट की स्किल उसके अंदर पहले से नहीं थी? वो स्किल उसके अंदर पहले से थी, वो आर्ट की समझ उसके अंदर पहले से थी, लेकिन वो किस फॉर्म में थी? पोटेंशियल, इट इज स्टैटिक फॉर्म। लेकिन जैसे उसको सही ट्रेनर मिला, जैसे उसको सही ट्रेनिंग मिली, जैसे ही सही तरीके का माहौल मिला, वो उसकी आर्ट की जो पोटेंशियलिटी थी वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और वो एक आर्टिस्ट हो गया। ठीक है, तो हम कुछ भी सीख रहे हैं, आप चाहे म्यूजिक सीखते हैं, आप चाहे ड्राइंग सीखते हैं, आप चाहे योग की प्रैक्टिसेस सीखते हैं, आप चाहे किसी भी आर्ट को लेके बात करें, आप राइटिंग सीखते हैं, आप पोएट्री करते हैं, आप स्पीच देते हैं, आप किसी वॉइस ओवर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो पोटेंशियल हमारे अंदर पहले से ही होता है। लेकिन उस पोटेंशियलिटी को यदि सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, उस पोटेंशियलिटी को सही ट्रेनिंग मिल जाए, उस सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो पोटेंशियलिटी जो है, जो अभी स्टैटिक फॉर्म में थी, वो डायनामिक फॉर्म में सामने आ जाती है। तो सांख्य की थियरी जो सत्कार्यवाद है, वो भी यही बात करता है। वो इसलिए भी सामने आए क्योंकि वो कारण उसके अंदर पहले से था, वो प्लेटफॉर्म उसके अंदर पहले, मतलब वो स्किल उसके अंदर पहले से थी, आपने प्लेटफॉर्म दिया तो वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो थियरी ऑफ कॉज और इफेक्ट को इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चार चीजें हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं, जो आगे का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें काम आएगा आपको, तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये चार जो कॉज हैं वो कौन कौन से कॉज है। ठीक है, तो एक जो कॉज होता है उसको क्या कहते हैं? मटेरियलिस्टिक कॉज, मटेरियल कॉज, जिसको हिंदी में और संस्कृत वर्ड टर्मिनोलॉजी इज दैट उपादान कारण। सो उपादान कारण इज द मटेरियलिस्टिक कॉज। ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक कॉज क्या होता है, मटेरियल कॉज क्या होता है? तो मटेरियल कॉज वो कॉज होता है जो जिस कारण का बेस्ड आधार होता है, जिससे वो कार्य बन रहा होता है। ठीक है, तो वो मटेरियलिस्टिक कॉज होता है। तो मटेरियल कॉज ऑलवेज बेस्ड ऑफ द इफेक्ट, बेस्ड ऑफ द वर्क, इज कॉल्ड उपादान। निमित्त कारण इज दैट इंस्ट्रूमेंटल कॉज, जो उस कार्य को करने वाला होता है, उस काम को करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? निमित्त कारण। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्या है? स्वरूप कारण, है ना, सो नेचुरल कॉज। सो जो उस उपादान है ना, जो मटेरियल कॉज है ना, वो रियल में किस फॉर्म में है ना, एग्जैक्ट में किस फॉर्म में है, तो वो एग्जैक्ट इसका जो नेचुरल फॉर्म होगा, उस नेचुरल फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? स्वरूप कारण। और लक्ष्य कारण मीन्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द एम्स ऑफ द, है ना, थिंग्स, व्हाट इज द एम ऑफ द थिंग्स। जो आपने चीज़ों को क्रिएट किया है, मतलब जो आप बनाना चाहते थे वो बन गया है, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य कारण कहते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो खाना बनाना चाहता है और उसको रोटी बनानी है। तो रोटी बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी? सबसे पहले व्हीट। ठीक है, अब आप उस व्हीट को क्या कर सकते हैं? आप उसको उसको पाउडर फॉर्म में लेके सकते हैं, तो व्हीट पाउडर। ठीक है, आपको रोटी बनाने वाला मीन्स वो मेकर होना चाहिए, वो मेड या मेकर होना चाहिए जो खाना बनाए, या आप या हम कोई भी हो सकते हैं। और बनाना क्या है? रोटी। ठीक है, ये चार चीज़ें समझ में आ रही ना?
कि यदि रोटी बनाना है तो मेन मटेरियल कॉस्ट क्या है। यदि रोटी बनाना है तो आटा चाहिए, आटे के लिए क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। सो व्हीट इज द उपादान कारण, मटेरियल कॉस्ट। यदि व्हीट नहीं होगा तो उसका आटा नहीं बनेगा, आटा नहीं बनेगा। और चलो आटा बन भी गया, यदि बनाने वाला नहीं हुआ, निमित्त कारण नहीं हुआ, है ना, इंस्ट्रूमेंटल कॉज नहीं हुआ, तो भी रोटी नहीं बनेगी। अच्छा चलिए, मटेरियल भी है, इंस्ट्रूमेंट भी है ना, व्यक्ति भी है, और स्वरूप कारण भी है। ठीक है, तो अब उसको ये तीन चीजें है, लेकिन अब उसको ये नहीं पता कि रोटी बनाते कैसे हैं। तो वो रोटी के ऑब्जेक्टिव कॉज को अब, है ना, अप्लीकेबल कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो जब उपादान का मतलब क्या है, मटेरियल कॉज की जो भी कारण, जो भी कार्य हो रहा है, उस कार्य का जो कह सकते हैं बेसिक बेसिक थीम है, मटेरियलिस्टिक थीम है, उसको उपादान कहते हैं। तो यदि हम रोटी बना रहे हैं तो रोटी के लिए हमें गेहूं चाहिए, सो गेहूं इज द उपादान कारण, है ना। रोटी बनाने वाला कौन होता है, निमित्त कारण। ठीक है, और नेचुरल कॉज का क्या मतलब, व्हीट पाउडर। अब रोटी सीधे गेहूं को आप सीधे रोटी तो नहीं बना सकते, सो गेहूं को आप पाउडर फॉर्म में लेके आ सकते हैं। सो उसका नेचुरल कॉज जो है वो पाउडर फॉर्म जो है, जो मटेरियल कॉज को प्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्वरूप कारण, नेचर, जो उसके नेचर को प्रेजेंट कर रहा है ना। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव कॉज या एप्लीकेशन कॉज या एम कॉज कहते हैं उसको, तो वो क्या है, रोटी बनना। तो फाइनली यदि कोई व्यक्ति खाना बना रहा है तो खाने के मटेरियल से लेके खाने बनने तक चार कारण आते हैं। मटेरियल कॉज, बनाने वाला इंस्ट्रूमेंटल कॉज, उसके जो है ना प्री जो उसका थिंग्स है, स्वरूप कारण, मतलब उसका जो नेचुरल कॉज है, जिसको है ना, मैंने यहाँ पर एग्जांपल से व्हीट पाउडर समझाया है। तो वो जो नेचुरल चीजें हैं वो स्वरूप कारण, और जो उससे बन रहा है वो लक्ष्य कारण या ऑब्जेक्टिव कॉज। ठीक है, तो ये जो चार तरीके के कारण हैं हमें समझ में तो आ रहा है। तो किसी कार्य के पीछे ये चार कारण भी आपको दिख सकते हैं, किसी भी कार्य के पीछे ये चार कारण आपको दिख सकते हैं। तो ये जब चार कारण दिखते हैं और इन्हीं चारों में से चारों प्रेजेंट होते हैं तो इसको कहते हैं सत्कार्यवाद। ठीक है ना, सिंपल सा सद मीन्स होता है ना, सत मीन्स प्रेजेंट, सत मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, कार्यवाद मतलब कार्य में, ये जो कार्य है वो कारण में पहले से, सद मीन्स स्टेबल, सद मीन्स स्टेब्लिश। तो स्टेब्लिश इज ऑलवेज इन अ पोटेंशियल फॉर्म, पैसिव फॉर्म, इट्स कॉल्ड अ सत। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो ये वाला पार्ट कंफर्म हो गया, क्लियर हो रहा है आपको। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जब आगे हम लोग चलेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जब थियरी ऑफ कॉज इफेक्ट की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हर कार्य के पीछे कारण नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, कार्य के पीछे कारण होता है। तो दो तरीके से चीज़ें निकलती हैं। तो एक आती है इसी कार्य कारण से, मतलब थियरी ऑफ कॉज इफेक्ट की बात करें कार्य कारण सिद्धांत में, तो दो तरीके की चीज़ें आती हैं। पहला आता है असत कार्यवाद, ये भी बात करता है किसकी, द थियरी ऑफ नॉन प्री एग्जिस्टेंस इफेक्ट। मतलब कोई भी काम हो रहा है ना, तो द असत कार्यवाद पोजीशन मेंटेन्स दैट द इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉज इन प्रायर इन टू मैनिफेस्टेशन। जो भी कार्य हुआ है उसमें उसका कारण जो है वो उसमें था ही नहीं। ये कौन कह रहा है, ये वो लोग कह रहे हैं जो असत कार्यवाद की फिलॉसफी या असत कार्यवाद की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे वो एग्जांपल देते हैं, कैसे बोले कि एक कॉटन रख लीजिए, ऑयल रख लीजिए, फायर रख लीजिए, और पॉट मतलब जो दीपक का पॉट है जिसमें आप दीपक जला रहे हैं, है ना, दिया जिसको कहते हैं। तो कहते हैं यदि ये सारे चारों मिला देंगे तो दीपक बनेगा, है ना। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि कॉटन में दीपक पहले से है, मीन्स ये लाइट पहले से है। ऑयल में ये दीपक पहले से नहीं है। फायर में ये दीपक पहले से बिल्कुल नहीं है जब तक कि फायर से ये सारे ना मिलें। और पॉट मीन्स वो जो मिट्टी का जो पॉट है
उसमें दीपक पहले से है। दीपक मीन्स है ना फ्लेम, जो दीपक आप आरती वाला दीपक यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए कोई मीडिएटर चाहिए जो इन चारों को मिलाए, तभी दीपक बनेगा। तो ये कौन कहता है, ये थियरी ऑफ नॉन प्री एग्जिस्टेंस इफेक्ट। वो ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये चारों अपने आप में अलग एंटाइटी हैं, कॉटन, ऑयल, फायर और पॉट। पॉट का मतलब यहाँ समझ आ रहा है ना आपको, वो मिट्टी वाला जो दीपक होता है ना, जो दिवालियों में आप यूज़ करते हैं ना, उसको मैंने यहाँ पर पॉट कह दिया है। और आपको कोई अच्छी अंग्रेजी मिल जाए उसकी तो वो भी मैं यहाँ लिख दूंगा, बता दीजिएगा, ठीक है। सो वो क्या कहते हैं, तो उनका उनका बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। वो कहते हैं कि असत कार्यवाद का मतलब होता है असत नहीं है। असत मीन्स नहीं है, कार्य मीन्स इफेक्ट, और वाद मतलब आइडियोलॉजी। मतलब ये वो आइडियोलॉजी जो ये बता रही है कि कार्य के पीछे कारण नहीं है, मतलब किसी भी कार्य के पीछे कोई कारण नहीं होता। तो ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि कॉटन, ऑयल, फायर और ये पॉट, ये चारों मिले तब दीपक हुआ। लेकिन आप अलग से कह दें कि कॉटन में दीपक है पहले से, नहीं है। ऑयल में क्या लाइट है, फ्लेम है, नहीं है। फायर में क्या दीपक है, बिल्कुल नहीं है। और पॉट बिल्कुल नहीं। तो ये सारी जो इंडिविजुअल थिंग्स हैं, ये सारी अपने आप में अलग एंटाइटी हैं। कॉटन का अलग एग्जिस्टेंस है, ऑयल का अलग एग्जिस्टेंस है, फायर का अलग एग्जिस्टेंस है, पॉट का अलग एग्जिस्टेंस है। सो असत कार्यवाद इज कॉल्ड द मेंटेन्स, है ना, मेंटेन दैट द इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द कॉज। यहाँ पर ये जो इफेक्ट है, इफेक्ट मतलब ये दीपक जो जल रहा है, ये इनके अंदर पहले से एग्जिस्ट नहीं है यदि इनको मिला ना दिया जाए तो ये भी सही है। ये समझ में आ रहा है ना, असत कार्यवाद, द थियरी ऑफ नॉन प्री एग्जिस्टेंस इफेक्ट। पहले से कुछ ही नहीं है उसके अंदर, जब आप उसको मिलाते हैं तब होता है। आ रहा है समझ में? सर ये अब हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो। चीजों पे डिपेंड है ये थ्योरी की, मतलब जो एक्शंस करते हैं उसके उसके ऊपर है ये थ्योरी की। कोई भी एक्शन होता है या फिर जो एग्जिस्टेंस है मेटेरियलिस्टिक, उसके पीछे कॉज को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली ये कॉज को नहीं ले आ रहा है, वो केवल और केवल इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि यदि कोई इफेक्ट होता है, कोई कार्य हो रहा है ना, कोई भी फंक्शन हो रहा है, उसके पीछे कोई कॉज नहीं होता है। ये थियरी कह रही है। ये थियरी जो प्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसके पीछे, अब ये इनका जो काम है उसको क्या कहते हैं, इट इज अ कलेक्टिव थिंग्स। कि यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने ऊन से स्वेटर बुना, तो ऊन से स्वेटर का बुनना, तो आप ये तो कह सकते हैं जो स्वेटर इट इज द फंक्शन एंड द ऊन इज द कॉज। लेकिन ये थियरी क्या कहेगी, नहीं, ऊन को आपने जब तक मीडिएटर बुनेगा नहीं तब तक स्वेटर नहीं बनेगा। ये थियरी क्या कहती है, जब तक मीडिएटर नहीं होएगा तब तक कोई भी काम नहीं होगा। तो असत कार्यवाद हमेशा मीडिएटर को, है ना, निमित्त कारण को आगे रखती है ना। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि मीडिएटर नहीं होगा तो कोई काम होने वाला नहीं। अब यदि आपको मैं ना पढ़ाऊं, मैं आप, है ना, लेक्चर, मैं मीडिएटर हूं आपके लिए, टीचर इज अ मीडिएटर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं यदि ना पढ़ाऊं तो आपके सिलेबस कंप्लीट होंगे ही नहीं। भले सिलेबस बना हुआ है, भले आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, कि यदि आपकी पढ़ाई पॉसिबल है तो वो किससे है, मीडिएटर के थ्रू। आ रहा है समझ में? समझ आ रहा है? यस सर। सो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, नीड मीडिएटर, कि ये जो डिफरेंट टाइप की एग्जिस्टेंस हैं, डिफरेंट टाइप की, ये तब तक अपने आप में कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इनको मिला ना दिया जाए। जब ये कॉटन, ऑयल, फायर एक साथ पॉट मिलते हैं, तो आप कॉटन में तेल डालते हैं ना, आप एक पॉट लेते हैं, पॉट में कॉटन डालते हैं, उसके बाद ऑयल डालते हैं, उसके बाद आग लगाते हैं, मतलब, है ना, तो तीली जलाते हैं, तो वो एक फायर मतलब एक दीपक बनता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्क जो हुआ, जिसको आपने ग्रुपिंग किया, वो ग्रुपिंग करने के लिए क्या चाहिए? नीड द मीडिएटर। ये कौन कहता है? असत कार्यवाद। इसीलिए वो कहता है कि किसी भी थियरी या कोई भी इफेक्ट है ना, कोई भी इफेक्ट हो रहा, कोई भी कार्य दिख रहा है, उसके पीछे कोई कॉज नहीं है, उसके पीछे कौन है? तो वो कहते हैं मीडिएटर होता है। मीडिएटर होगा तभी वो काम होगा, मीडिएटर नहीं करेगा तो काम होने वाला नहीं। ठीक है, तो फिर इस थियरी को कुछ लोगों ने बड़े अच्छे से सब माना भी है, कुछ लोगों ने नहीं माना कि नहीं ऐसा नहीं है। तो जो लोगों ने नहीं माना उन्होंने अपनी थियरी दी, और वो जो दूसरी थियरी आई उसको क्या कहते हैं? द थियरी ऑफ सत्कार्यवाद। कौन सी थियरी है? द थियरी ऑफ सत्कार्यवाद। सो इट इज अ थियरी ऑफ कॉजेशन। ये थियरी ऑफ कॉजेशन है, और ये क्या बताती है? ये थियरी बताती है कि अकॉर्डिंग टू सत्कार्यवाद द इफेक्ट एग्जिस्ट इन इट्स कॉज प्रायर टू इट्स प्रोडक्शन और मैनिफेस्टेशन। कोई भी कारण यदि, कोई भी फंक्शन यदि, कोई भी इफेक्ट हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई गहरा कॉज है। ये थियरी बात कर रही है। तो सत मतलब होता है एग्जिस्ट। सत मीन्स एग्जिस्ट, कार्य मीन्स फंक्शन, वर्क, इफेक्ट, वाद मीन्स आइडियोलॉजी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब है कि कोई भी फंक्शन, कोई भी कार्य हो रहा है, उसके पीछे जो कारण है वो एग्जिस्ट है। असत कार्यवाद क्या है? नॉन प्री एग्जिस्ट। कोई भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कारण एग्जिस्ट नहीं है। सत्कार्यवाद क्या है? सत्कार्यवाद की यही सबसे बड़ी खासियत है जो उसको अलग ले जाके खड़ा कर देती, कि वो कहता है कि नहीं, मीडिएटर होता है, बहुत अच्छा है, वो मानता भी है। सत्कार्यवाद में मीडिएटर ना हो ऐसा वो नहीं मानेगा, बिल्कुल मानेगा, लेकिन वो और अच्छे एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करते हैं, और वो देते हैं कि एग्जाम्पल जैसे नीचे सीड, एक बीज है, उस बीज को आपने जमीन पे रखा, तो उस बीज के अंदर वो प्लांटेशन की क्वालिटी पहले से थी, तभी आपने उसको जमीन पे गाड़ा, आपने उसको जमीन पे इम्प्लांट किया, और वो एक ट्री फॉर्म में प्रेजेंट हुआ, और उस ट्री से वुड निकला, लकड़ी निकली, उस लकड़ी से को जलाया आपने, वो ऐश फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो लोगों ने कहा कि हाँ ये कुछ हद तक सही है, बोले पूरे हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं। तो बोले कि जैसे और समझाओ। तो बोले इस शीट के अंदर जो ट्री का स्ट्रक्चर तो पहले से था, आपने जैसे इसको इम्प्लांट किया वो स्ट्रक्चर है ना पूरी तरीके से एक्सप्लोर होना शुरू हो गया, और वो ट्री फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो बोले हम नहीं समझे। तो बोले नहीं समझे तो एक पत्थर को जमीन पे बो के दिखाओ, तो एक स्टोन को जमीन पे इम्प्लांट करो और उसको खाद पानी दो, देखो इस पत्थर में पेड़ बनने की ताकत है या नहीं। तो बोले कैसा मजाक कर रहे हो, पत्थर में पेड़ बनने की ताकत कहाँ से होगी? पत्थर में तो ऑलरेडी वो कुछ क्वालिटी नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है जो उसको प्लांट बना सके। तो बोले बस यही समझाना चाहता था मैं आपको कि जो पोटेंशियल एनर्जी जिसमें रहती है, जो पोटेंशियल जिसमें रहती है, यदि आप उसको इम्प्लांट करोगे तो ही ना वो ट्री फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब यदि किसी मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करते हैं, यदि स्पर्म और ओवम दोनों कंसीव होते हैं, तो हमारे जो यूटेरस रीजन है उधर बेबी कंसीव होता है और बेबी क्रिएट होने लगता है। धीरे से वो जाइगोट, एम्ब्रियो, उस तरीके से बनते बनते एक अलग आकृति आती है। तो यहाँ क्वेश्चन इज दैट कि उस स्पर्म में और उस ओवम के फर्टिलाइजेशन में एक ह्यूमन स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड था, तभी जब वो कंसीव होते हैं तो एक बेबी बनता है। अदरवाइज यदि नहीं होता तो बेबी नहीं बनता। सो द थियरी ऑफ प्रेगनेंसी इज रिलेटेड टू सत्कार्यवाद। आप समझ पा रहे हैं ना? यस सर। सो सत्कार्यवाद के बहुत बढ़िया कंसेप्ट को सांख्य सामने रखता है, और वो बोलता है कि ऐसा ही नहीं, इस प्रकृति को उन्होंने सत्कार्यवाद में एक बड़ी गहरी चीज को सामने रखा, इट्स कॉल्ड अ प्रायर। और बोले जो चीजें प्रधान होगी, जो चीजें डोमिनेंट होगी, उसी से सारी चीजें निकलेंगी।
तो आपको हमने 25 एंटाइटीज में बताया व्हाट इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ 25 एंटाइटीज। सबसे मेन डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा है, प्रधान तत्व कौन सा है? प्रधान तत्व सर, कौन सा है? प्रकृति प्रकृति है ना, प्रकृति इज द डोमिनेटिंग, और उस प्रकृति से सब बने हैं। तो मतलब प्रकृति कौन है? मदर ऑफ द ऑल द क्रिएशन, मदर ऑफ ऑल द इवोल्यूशन, मदर है ना। तो जो मदर है वही तो डोमिनेंट है ना। सो डोमिनेंट जहां होगा, जहां डोमिनेंसी होगी, जहां पे प्रधानता होगी, जहां पे है ना उसका जो रोल होगा वो बड़ा रोल होगा, वही चीजों को क्रिएट करवाने की ताकत रखता है। तो यदि कहते हैं कि प्रकृति जो है वो डोमिनेंट है, जिसकी वजह से सारे एलिमेंट बाहर आ रहे हैं, है ना, सारे इंटेलेक्ट बन रहा है, उसके बाद ईगो बन रहा है, माइंड बन रहा है, हमारे सेंसेस बन रहे हैं, मोटर ऑर्गन बन रहे हैं, 5 सबटल एलिमेंट बन रहे हैं, 5 शटल एलिमेंट बन रहे हैं। ये सब किससे बन रहे हैं? ये सारे प्रकृति से निकल रहे हैं। और क्यों निकल रहे हैं, किस वजह से निकल रहे हैं? क्योंकि ये सारे प्रकृति के अंदर प्रायर एग्जिस्टेंस पहले से ही थे। जैसे ही एक आइडियल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुआ, ये अपने आप में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो सत्कार्यवाद की थियरी ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू सत्कार्यवाद द इफेक्ट एग्जिस्ट इन कॉज प्रायर टू इट्स प्रोडक्शन और द मैनिफेस्टेशन। ठीक है ना। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग और थोड़ा सा आगे देखेंगे, है ना। तो और डिटेल्ड में देखते हैं और क्या है, क्योंकि यही थियरी ही आपको पढ़नी है ना। तो बेसिक हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक देखा कॉज इफेक्ट थियरी क्या है। तो कॉज इफेक्ट थियरी का मतलब क्या होता है कि हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और वो 2 तरीके से काम करती है, एक सत्य कार्यवाद, एक असत्य कार्यवाद। तो असत्य कार्यवाद क्या होता है? असत्य कार्यवाद कहता है कि कोई कार्य होता है बहुत बढ़िया, बट उसके पीछे कोई कारण नहीं होता। बोले अच्छा एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल उन्होंने दीपक का दे दिया, कॉटन, ऑयल और ये फायर सारा, है ना। फिर दूसरी थियरी क्या है? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या है कि जो भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो बोले अच्छा, उसका भी एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किस में देखा? ये हमने द थियरी ऑफ कॉज इफेक्ट। अब सत्कार्यवाद में आते हैं, है ना, द थियरी ऑफ कॉजेशन जिसको कह रहे थे। तो द थियरी ऑफ कॉजेशन को देखते हैं। सो सत्कार्यवाद क्या है? सो इज रिफर टू वन ऑफ द फिलोसॉफिकल सिस्टम रिगार्डिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन prevalent in the ancient India. So Satyakarwad is the upheld by the Sankhya Yoga and Advaita Vedanta philosophy. So according to Satyakarwad, the effect already exists in the cause in a potential condition. It's a very good thing. In potential condition is the potential energy. But when you give the environment regarding, when you give circumstances, in favorable circumstances, in favorable situation, in favorable atmosphere, then is potential condition convert into active kinetic condition, है ना। तो चाहे वेदांत की फिलॉसफी हो या सांख्य की फिलॉसफी है, वो भी यही कहते हैं कि हर चीज के पीछे कोई गहरी वजह है, और इस वजह को बुद्ध ने भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, सत्कार्यवाद को। और बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियलिटी है कि तुम अपना दीपक खुद बन सकते हो। तो यदि आप अपने आप को प्रोग्रेसिव नेचर में जोड़ना चाहते हो, आप अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना चाहते हो, तो आप अपने पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लोर करो। आपने सुना होगा हम ईश्वर के राजकुमार हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, हम ऋषियों की, दुनिया भर की ये चीजें सुनते हैं, लेकिन क्या मतलब हुआ इसका? ये ऐसा क्यों लोग कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि ईश्वर के राजकुमार होने का क्या मतलब है कि ईश्वर का ईश्वर का जो जीन है, ईश्वर का जो डीएनए है, वो आपके ब्लड में होगा, और वो अभी किस फॉर्म में होगा? पोटेंशियल फॉर्म में होगा। आप उसको एक्सप्लोर करिए, आप उसको एक नया सर्कमस्टांसेस, एक नया प्लेटफॉर्म दीजिए, नए तरीके से मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, और कन्वर्ट हो जाएगा वो किस में? काइनेटिक फॉर्म में, डायनामिक फॉर्म में, है ना, इफेक्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो the Satkari theory always the work on, है ना, so it's called the effect already exists in the cause in a potential condition. It's a very simple statement,
and so it is not a basically new creation and the different from a material cause. ठीक है, इसीलिए कोई नई चीज नहीं बनती है। यदि मस्टर्ड शीड में यदि मस्टर्ड ऑयल है तो उसमें से मस्टर्ड ऑयल ही निकलेगा, उसका जो फंक्शन होगा, जो उसका इफेक्ट होगा, मस्टर्ड ऑयल के फॉर्म में होगा। अब आप मस्टर्ड ऑयल में से आप पेट्रोल बाहर नहीं निकाल सकते, आप मस्टर्ड ऑयल में से आप पानी बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब क्या है, जो चीजें उसके अंदर हैं वही बाहर आएगी, है ना। ऐसा तो है ना कि भाई उसके अंदर कुछ और कुछ भी बाहर आ जाए, तो ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। फिर तो सरकार ये पेट्रोल के दाम जो हैं, जो आज के समय बढ़े हुए हैं, तो आप चाहते तो पानी से पेट्रोल बना देते और पानी से गाड़ियाँ चला देते। तो चूंकि आपका जो इंजन है, आपके जो गाड़ी का इंजन है, वो पानी की भाषा नहीं समझ रहा है, वो पेट्रोल को फ्यूल में कन्वर्ट कर रहा है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद चल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, उसको तो पेट्रोल ही चाहिए। अब आप पानी से पेट्रोल तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि पानी के अंदर पेट्रोल के जो सबस्टांस है, मॉलिक्यूल नहीं है। आ रहा है समझ में? सो इज नॉट बेसिकली न्यू क्रिएशन, कोई नया चीज उसमें से नहीं आता है, जो है वही आएगा। एंड डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियल कॉज, और कुछ अलग भी मटेरियल कॉज जो है, जो उपादान कारण है, उससे कुछ अलग नहीं बनता है। अब आपके पास गेहूं का आटा है, गेहूं से रोटी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ चावल बना दो तो आप गेहूं से चावल नहीं बना सकते ना, क्योंकि गेहूं जो है उपादान कारण है। हमने पहले देखा था ना, गेहूं, यदि आपको गेहूं से चावल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले क्या हाथ जोड़ना पड़ेगा कि साहब चावल लेके आओ, चावल से ही चावल बनेगा, गेहूं से चावल नहीं बन पाएगा। ठीक है, हाँ, गेहूं के प्रोडक्ट की कोई और चीज लेके आ जाइए, आप कोई और चीज हम बना देंगे। आप गेहूं के प्रोडक्ट का आप कहें तो हम दलिया बना दें, हम आप कहें तो हम हलवा बना दें, हम रोटी बना दें, हम पूड़ी पराठा ये सब बना सकते हैं, बट चावल बनाना मुश्किल है। क्यों बनाना मुश्किल है भाई? क्योंकि मटेरियल कॉस्ट जो है उसमें चावल नहीं है गेहूं में। गेहूं का मटेरियल कॉस्ट गेहूं है, आप उसके नेचुरल कॉज को बदल सकते हैं, आप आटा बना सकते हैं, आप उसका नेचर कॉज जो है वो बदल के आप दलिया बना सकते हैं, है ना, वो मतलब दलिया फॉर्म में आप उसको मैश कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है साहब। तो जो मटेरियल कॉज जो वो जिसका है वही बनाएंगे। मिट्टी से आप घड़ा बना सकते हैं, है ना, मिट्टी से आप घड़ा बना सकते हैं, मिट्टी से आप घर बना सकते हैं, मिट्टी से आप कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर वो चीजें हैं जो चीजें आई जा सकती हैं, वो भी मिट्टी की बनेंगी। अब आप सोचते नहीं साहब, अब मिट्टी से गाड़ी बना दें और गाड़ी चलाना शुरू कर दें तो साहब मुश्किल है। फिर मिट्टी की गाड़ी कहलाएगी वो, लेकिन आपका वो गाड़ी नहीं होगी कि जिस पे चालान कटेगा, ठीक है, या जो पेट्रोल से चलेगी। ठीक, तो मटेरियल कॉस्ट को दिमाग में रखना है। आप कॉटन से क्या बना सकते हैं? केवल और केवल कपड़ा बना सकते हैं। कॉटन से आप ड्रेस बना सकते हैं, इट्स गुड, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि साहब कॉटन से आप एक काम करिए ना कि अभी मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, कुछ कॉटन से ऐसा जादू करिए कि कॉटन से मोबाइल निकल आए। मुश्किल है, नहीं बन सकता। सांख्य मना करेगा, सांख्य कहेगा अरे पागल है क्या भाई, कॉटन से मोबाइल कौन बनाता है? क्योंकि मोबाइल को बनाने के लिए वो जो उसके टेक्निकल फ्रेमिंग है, जो उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, वो तुम्हें लेके चाहिए ना कि भाई मोबाइल के लिए क्या चाहिए होता है। तो कुछ फाइबर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर हार्डवेयर की चीज़ें हैं, कुछ आईटी की चीज़ें, कुछ उसके सॉफ्टवेयर हैं, कुछ एप्लीकेशन है, कुछ सारी चीज़ें मिला के फ़ोन बनेगा ना। कॉटन से कौन बना देगा? तो मटेरियल कॉस्ट जो है वो मटेरियल कॉस्ट वही प्रेजेंट करेगा जो उस मटेरियल कॉस्ट की खासियत होगी, उपादान कारण जो हमने देखा है। So, but effect is not in explicit manifestation of which are contained in the material cause. So, for example, a pot is not different from a clay and the cloth is not different from a thread. ठीक है ना? तो जैसे इन्होंने समझाने की कोशिश की, ठीक, तो ये सत्कार्यवाद की एक अच्छी डेफिनेशन देखने को मिलती है। फिर दूसरा क्या है? इट इज द सांख्यास who have actually established the theory of Satkaryavad by different arguments. So Ishwar Krishna has discussed the theory of Satkaryavad in his Sankhya Karika. ठीक है, तो सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण सत्कार्यवाद की बात करते हैं और वो कहते हैं कि इसमें डिफरेंट तरीके के आर्गुमेंट दिए गए हैं, डिफरेंट आर्गुमेंट से हम सत्कार्यवाद को समझ सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के आर्गुमेंट हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन आर्गुमेंट से
थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो कौन से आर्गुमेंट है? तो टोटल 5 आर्गुमेंट है इन सांख्य कारिका। देयर आर 5 आर्गुमेंट, देयर आर 5 लॉजिक्स जो ये बताते हैं कि सत्कार्यवाद एग्जिस्ट है। ठीक है, जो लॉजिक है वो ये बताते हैं कि सत्कार्यवाद एग्जिस्ट है। तो 5 लॉजिक जो हैं हम लोग उसको थोड़ा सा इजीएस्ट वे में देखने की कोशिश करेंगे, है ना, कि इसका इजीएस्ट वे क्या है। ठीक है, तो हम लोग सत्कार्यवाद के इजीएस्ट वे में आएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे शायद ये पढ़ने में ज़्यादा समझ में आएगा। तो सत्कार्यवाद ये हिंदी में है। सो असद करणाद उपादान ग्रहणात् सर्व संभव भावात् शक्तस्य शक्ति करणात् कारण भावाच्च सात्कार्यम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? असद करणात्, पहला असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, दूसरा उपादान ग्रहणात्, तीसरा सर्व संभवात, ठीक है, सर्व संभवात, और चौथा शक्य, शक्तस्य शक्य कारणात्, और पांचवा कारण भावाच्च। ये 5 जो लॉजिक हैं वो क्या बताते हैं? तो बताते हैं सत्कार्यवाद के बारे में कि सत्कार्यम और एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक लॉजिक को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, एक एक लॉजिक। ठीक, तो पहला असद करणात्, ठीक है, पहला देखेंगे असद करणात्। ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ और भी मेरे पास मटेरियल है ताकि समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना जाए। तो है ना, तो यहाँ हम लोग देखते हैं असद करणात्। ठीक है, असद करणात्, ठीक है, तो ये असद करणात्। तो पहला लॉजिक क्या देते हैं? असद करणात्। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? वो कहते हैं असद, असद मतलब नहीं है, करणात्। ठीक है, तो असद करणात् का मतलब क्या हुआ कि असद से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मतलब जो नहीं है उससे चीजें, उससे सत्य मतलब सत्य मतलब जो पहले जो प्रेजेंट हो रहा है, तो सपोज टू बी वो कहते हैं कि जो चीजें नहीं है उससे सत्य की उत्पत्ति आप नहीं कर सकते हैं। यदि सत्य है मीन्स कारण है, तो आप तभी कार्य लेके आ सकते हैं। तो कहते हैं असद करणात्, यदि जो नहीं है। अब सपोज टू बी कि यदि आप क्या कर रहे हैं, तो आप मिट्टी से पॉट बना रहे हैं, तो सिंपल सा मतलब समझ में आ रहा है कि मिट्टी में वो पॉट की क्वालिटीज हैं, तो वो समझ में आ रही है कि मिट्टी में पॉट जो है वो पहले से एग्जिस्ट है। लेकिन आप उस मिट्टी से भोजन बना दें, तो वो भोजन, वो जो फूड है वो मिट्टी में है तो एग्जिस्ट ही नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? असद करणात्। ठीक है, मीन्स यदि कार्य कारण व्यापार के पहले किसी भी रूप में कहीं भी विद्यमान नहीं होता। ठीक है, तो इसकी जो पहले से है ही नहीं कि कुछ, जहाँ कुछ पहले से है ही नहीं वहां से कुछ क्या बनाओगे? तो यदि आपको कुछ बनाना है, सपोज टू भी कुछ भी क्रिएट करना है, तो आपको पहले उसमें वो चीजें भरनी पड़ेगी तब आप बनाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हमने जो आपको बताया कि जो चीज असद मतलब नहीं है, करणात्, है ना, जो है ही नहीं, पहले से है ही नहीं, उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसको नोट डाउन कर लीजिए। असत है ना, असत मतलब जो नहीं है, उससे सत्य मतलब जो है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, है ना, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके और एग्जांपल देते हैं कि कॉटन है ना, तो कॉटन उसमें थ्रेड होगा ही होगा, तो कॉटन में थ्रेड है तो उसको कहते हैं सद करणात्, जो है उसी से चीजें निकली हैं। लेकिन अब आप कहें कि साहब कॉटन से जो है वो कुछ अलग चीजें क्रिएट कर दो, तो साहब लाखों लोग मिल जाएंगे और कोशिश करेंगे कि साहब कॉटन से मोबाइल बना दे, तो मुश्किल है, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉटन के अंदर उस मोबाइल के स्ट्रक्चर की क्वालिटी है ही नहीं है। तो इसको नोट डाउन करिए, असत करणात्। असत मीन्स जो नहीं है, और करणात् का मतलब कारण। तो जो नहीं है, ठीक है, उस कारण से आप किसी कार्य को नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत
सरल सा लिखा, यदि कार्य कारण व्यापार मीन्स रिलेशन के पहले किसी भी रूप में कहीं भी नहीं है तो आप कैसे उसको बना देंगे, है ना। तो यदि सपोज टू बी कोई बच्चा जो है, अब हम लोग अपने एग्जाम्पल को इसमें लेके देखते हैं कि हमारे अंदर अभी माने कि टेक्निकल जो एबिलिटी है वो नहीं है। जैसे पुराने लोग, जो पुराने, आज से आप अपने गांव में जाइए, जो पुराने मिजाज के लोग हैं, अब आप उनको भले कितनी टेक्नोलॉजी के बारे में समझाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर टेक्नोलॉजी की समझ है ही नहीं, पहले से भरी ही नहीं गई, पहले से उन्होंने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की, तो आप उनको टेक्नोलॉजी नहीं समझा सकते। अब आप कहें नहीं नहीं हम तो उनको ट्रेन करेंगे, तो ट्रेनिंग करने डिफरेंट थिंग्स। आप उनको ट्रेनिंग देंगे, आप उनको नई पढ़ाई कराएंगे तो अलग, डिफरेंट थिंग्स। लेकिन आप कहें कि नहीं 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 हम उनको सीधे टेक्निकली हम उनको इंजीनियर बना देंगे और टेक्निकली सब कुछ हो जाएगा परफेक्ट, तो सब उनके अंदर वो टेक्निकल विजिबिलिटी है ही नहीं, तो वो क्या परफॉर्मेंस करेंगे, क्या फंक्शन होएगा उनका। तो वो क्या कहते हैं कि यदि कार्य कारण व्यापार के पहले किसी भी रूप में नहीं है तो उसकी उत्पत्ति भगवान भी नहीं कर सकता, उसकी उत्पत्ति भगवान भी नहीं कर सकता। यदि बालू में तेल नहीं है तो आप बालू से ऑयल बाहर को नहीं निकाल सकते, आप डस्ट में से ऑयल नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस डस्ट में से जो ऑयल है, जो फंक्शन है, वो उस डस्ट में है ही नहीं। ऑयल कहाँ है? तो वो मस्टर्ड शीट में है, तो उसमें से निकाल सकते हो। तो ये क्या कहता है, ये असद करनात, असद, असद से सत्य नहीं बन सकता। मतलब जहाँ कोई कारण है ही नहीं, जहाँ कोई कार्य है ही नहीं, है ना, किसी भी रूप में है ही नहीं, तो आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, वो जो फंक्शन, वो वर्क, वो इफेक्ट आप ला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए कई बार कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कई बार अपने बच्चों को कहते नहीं 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 तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये बन, तू मिश्रा जी के जैसा, तू ब्रिलियंट, और तू भी मैथमेटिशियंस, अच्छा मैथमेटिशियंस बन। अरे साहब, यदि उसका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो लॉजिकल नहीं है तो आप उसको कितना भी ट्राई कर लेंगे, वो मैथमेटिशियन आर्यभट्ट बनने वाला नहीं। आ रहा है समझ में? क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है, वो ऑलरेडी उसके अंदर वो फंक्शन है ही नहीं, तो आप कितना भी ट्राई कर लेंगे नहीं होएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी पर्सन, हर एक पर्सन के अपने अपने नेचर है ना, नेचर है कि वो को क्या बनना चाहता है, उसके अंदर जो पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल होगा, उसके अकॉर्डिंग वो बनेगा। ठीक है, असद करना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ कहते हैं असद करना, व्हाट इज नॉन एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोड्यूस। जो नॉन एग्जिस्टेंट है वो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है ना, जो नॉन एग्जिस्टेंट है वो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है। अब मैं कह दूं मेरे सिर पे सींग, पॉसिबल ही नहीं है, वो उस तरीके का मेरा डीएनए नहीं है कि वो सींग आ जाए, बिकॉज एनिमल डीएनए हमारे अंदर है नहीं, ह्यूमन डीएनए है, तो आएगा ही नहीं। तो असद करनाक मीन्स दैट व्हाट इज नॉन एग्जिस्टेंट, है ना, जो है ही नहीं, जो आपके अंदर पहले से कार्य के रूप में है ही नहीं, है ना, तो कितना भी आप कोशिश करेंगे वो प्रेजेंट होगा ही नहीं। तो जिस चीज का कोई ना कोई कारण होता है तो वो कारण लॉजिकल तो होना चाहिए ना, लॉजिक्स के साथ हो। ठीक है, तो यदि किसी कार्य के, है ना, यदि किसी कारण में कोई कार्य है ही नहीं तो आप लाख कोशिश कर लेंगे नहीं निकाल सकते। इतना समझ में आया? असत करना, असत करना, असत से सत नहीं आ सकता। ठीक है, सत से ही सत बन सकता है। ठीक है, इतना समझ आया? आगे चलें, उपादान कारणात। ठीक है, तो उपादान ग्रहणात लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में यहाँ मैंने लिखा हुआ है, तो हाँ है ना, तो डाइक्रिटिक मार्क्स के साथ ये इंग्लिश में है, लेकिन आप यहाँ से देखिए। ठीक है, तो असद करणात देख लिया, उपादान ग्रहणात। ठीक है, सो उपादान ग्रहणात मीन्स
for producing a specific material cause is resorted to। ठीक है, तो उपादान का यहाँ पर देखिए अब ये कितना बढ़िया मतलब इन्होंने दिया है। तो उपादान जो लॉजिक है, दूसरा लॉजिक है, वो क्या कहते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है ना, जो भी कार्य होता है और जिस कारण से होता है, ठीक है, तो कार्य और जो उपादान कारण है ना, जिससे वो कार्य हो रहा है, उसका गहरा संबंध है। उसका गहरा संबंध होगा तभी होगा, उसका संबंध नहीं होगा तो होने से रहा। तो ये क्या कहते हैं, उपादान जो है वो अपने आप में कैसा है, तो उस उपादान ग्रहणात, ठीक है, उपादान समवायिक कारण को कहते हैं, उसका ग्रहण कार्य से संबंधित होता है। क्योंकि प्रत्येक कार्य अपने उपादान अर्थात समवायिक कारण से संबंध होता है, इसलिए उसे उसकी उत्पत्ति होती है। तो यदि जैसे मैं आपसे कहूँ कि मिट्टी से घड़ा बन रहा है, तो स्वाभाविक है कि मिट्टी है ना, उपादान कारण क्या है इसमें, तो उपादान कारण मिट्टी है, ठीक है। और घड़ा क्या है, तो घड़ा कौन सा कारण है, तो घड़ा बनने का मतलब क्या है, इट इज द नेचर कॉज या ऑब्जेक्टिव कॉज, और जो उसको बनाया कुम्हार ने बनाया है। तो मिट्टी से घड़ा बनना तभी बना जब वो मिट्टी की क्वालिटी है ना, जो उस घड़े की क्वालिटी मिट्टी से मिली और मिट्टी की क्वालिटी घड़े से, तभी ये बना। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि कोई भी काम हम करेंगे उसमें हमारे उपादान का, उसमें हमारा जो मटेरियल कॉज है, ठीक है, उसका गहरा संबंध होगा। आ रहा समझ में, उसका गहरा संबंध होगा, ठीक है। तो बिना यदि गहरा संबंध नहीं होगा तो कुछ होने वाला नहीं। तो उपादान ग्रहणात, जो उपादान मीन्स मटेरियल कॉज, ग्रहणात मीन्स उसको आप क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, है ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मटेरियल कॉज ऑलवेज रिलेटिव और वे ऑलवेज एक्सेप्टेबल, है ना। कुछ भी बन रहा है, ठीक, कैसे भी बन रहा है ना, तो उसके पीछे वो मटेरियल कॉज है और वो मटेरियल कॉज की वजह से वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। कि यदि मैंने कहा आटे से रोटी बन रही है, तो उस आटे में उस रोटी है ना, वो जो आटा बना है ना, उस आटे से आपने रोटी को बनाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आटे से रोटी का मतलब कि उस आटे में रोटी की क्वालिटी रही होगी, तभी वो रोटी फॉर्म में सामने आई। अदरवाइज यदि उसमें चावल की क्वालिटी होती तो चावल फॉर्म में आती, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आटे में चावल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उपादान ग्रहणात का मतलब होता है कि कोई भी क्रिएशन जब होता है, कोई भी फंक्शन या कोई भी वर्क जब रिप्रेजेंट होता है, तो वो वर्क जो है, उपादान मीन्स होता है मटेरियल कॉज, ग्रहणात मतलब होता है रिलेट, ठीक है। तो वो उसका मटेरियल जो कॉज होता है, उसके फंक्शन से उसका गहरा संबंध होता है। तो यदि मैं कहूँ कि साहब ये है ना, ये मेरी शर्ट है ना, मेरा शर्ट का गहरा संबंध जो है वो कॉटन के थ्रेड से है, तो बिल्कुल है, क्योंकि कॉटन के थ्रेड और इसका गहरा संबंध है ही। ये किससे बना हुआ है, कॉटन के थ्रेड से। ये किससे बना हुआ है, सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ है ना, हार्डवेयर जो भी मैकेनिकल थिंग्स होंगी, ठीक है। ये किससे बना, पेन किससे बना है, तो सम कुछ ग्लास हैं, कुछ फाइबर्स हैं, कुछ स्टील्स हैं, है ना, इनसे मिलके। तो ये इसलिए भी बने हैं क्योंकि इनके जो उपादान ग्रहणात मीन्स इनका जो मटेरियल कॉज है, उन कॉज की क्वालिटी है ना, इसके फंक्शन से मिलती जुलती है, ठीक है। तो उपादान ग्रहणात का मतलब होता है समवायिक कारण। समवायिक कारण का मतलब होता है एक दूसरे से मिले हुए। यदि उनका रिलेशन उस तरीके से होगा नहीं, वो गहरे रिलेशन में नहीं होंगे, तब तो काम होएगा नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि जैसे इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए उपादान ग्रहणात का, कि जैसे चावल से आपने खीर बनाई, ठीक है। तो चावल से खीर बनाई, तो ये क्या समझाने की कोशिश करते हैं, चावल से यदि आपने कोई खीर बनाई या कोई आपने डिश बनाई, तो क्या हुआ, वो जो डिश है, जो बना हुआ है, उसका चावल से रिलेशन है, तभी वो चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्ट होके सामने आ रही हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होके सामने आ रही हैं।
गया तो फिर बेटा 1 घंटा शाम। एक्चुअली बाहर बच्चे खेल रहे हैं, इस वजह से शोर हो रहा है। तो उपादान ग्रहणात का मतलब क्या होता है? जो भी कार्य हुआ, उस कार्य के पीछे जो मटेरियलिस्टिक कॉज है उसका गहरा संबंध है। तो यदि मैंने आपसे बताया कि यदि फूल से सुगंध आया है ना, कोई भी फ्लावर है, उससे फ्रेगनेंस बाहर आए, तो उस फ्रेगनेंस और उस फूल का गहरा संबंध, फूल क्या है? उपादान कारण, मटेरियल कॉज। फ्रेगनेंस क्या है? उसका इफेक्ट है। आ रहा है ना समझ में? अब समझ आ रहा है ना? तो वो फूल से उसकी सुगंध का गहरा कारण है। तो अब आपके सामने जब कभी आप देखें इस तरीके से कोई खुशबू आती है, तो आप दिमाग में क्या लेके चलते हैं कि वो खुशबू या तो अगरबत्ती की होगी, खुशबू किसी परफ्यूम की हो सकती है। तो जैसे परफ्यूम की खुशबू आपके दिमाग में आएगी, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग पे क्लिक कर जाए कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है ना। तो है ना, ये इसका मतलब। अब एक और जो इसमें हम लॉजिक दे सकते हैं, वो लॉजिक दे सकते हैं ऐसा, जैसे कहीं आप जा रहे हैं और अचानक से आपने देखा है ना कि रास्ते में कई झगड़े हो रहे हैं और 4 लोग इकट्ठे हुए हैं। तो 4 लोग इकट्ठे हो तो आप जब ये देखते हैं ना कि साहब ये हो क्या रहा हो, तो हालांकि शुरू में आप अज्यूम करते हैं कि इसमें ये गड़बड़ है, लेकिन जब 4 लोग हल्ले कर रहे थे, झगड़ा कर रहे होते, तो आपको पता चला कि ये जो लड़ाई हो रही है, इसके पीछे उपादान ग्रहणात, जो इनका मटेरियलिस्टिक कॉज होगा, ये जो चारों झगड़ा कर रहे हैं, तो ये इनकी आवाज़, इनकी जो इमोशन से निगेटिव हुई, इस बात का प्रमाण है कि ये झगड़े वाले स्वर हैं। उपादान मीन्स झगड़ा वाला इमोशंस है, इनके जो बिहेवियर है ना। आप है ना, तो सपोज एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अचानक से बादल छा जाए और पानी गिरने लगे, तो बादल छाने का मतलब क्या है? बादल छाने का मतलब है कि अब बादल आ गए हैं और पानी गिरने का बादल के छाने से ही गहरा संबंध है। जब बादल आते हैं तो ही पानी गिरता है। तो पानी का गिरना क्या हो गया? उपादान ग्रहणात है ना, उपादान। और मतलब पानी का गिरना एक कार्य हो गया, और बादल का छाना क्या होगा? एक तो उपादान, है ना। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कोई भी कार्य को किसी से भी, ठीक है। तो ये रही बात उपादान ग्रहणात की। फिर तीसरा क्या आता है? सर्वसंभव भावा, ठीक है। ये तीसरा देखिए क्या है तीसरा। यस। सर जो इंसिडेंटल तो होती है, इंसिडेंट आपने बताया नेचुरल कैलेमिटीज या फिर कुछ अभी अचानक से हो जाना, वो सर किस में आएगा? असद कार्यवाद में आएगा या सद कार्यवाद में आएगा? नहीं, एक्चुअली कोई भी कार्य होता है वो सब कार्यवाद में ही आएगा। कुछ भी घटना होती है ना, तो जिसमें हमें ऐसा लगता है कि ये इसकी मतलब आप इसको प्रिज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये इस वजह से हुआ, है ना। आपके सामने अचानक कोई नेचुरल घटना हो जाए, ये सब क्या है? तो ये सब सत्कार्यवाद है, सारा सत्कार्यवाद है, ठीक है ना। असत कार्यवाद का मतलब क्या हुआ? तो असत कार्यवाद का मतलब हुआ काम तो हो रहा है, लेकिन जो प्री एग्जिस्टेंस कॉज है वो नहीं है उसमें। अब सपोज टू बी, कोई एग्जांपल आप बताइए, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल दीजिए जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। सपोज कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है एकदम से। यस, चलो फॉर एग्जांपल किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया। तो अब किसी का अचानक से रोड एक्सीडेंट हो जाना, है ना, तो रोड एक्सीडेंट में 2 चीज़ें हैं। या तो अचानक से कोई व्यक्ति जा रहा है और अचानक से कोई, है ना, उसको एक्सीडेंट कर देता है, उसकी मौत हो जाती है, या वो घायल हो जाता है, या जैसा भी इसकी स्थिति है, तो उसके पीछे एक वजह रही है, ठीक है। उसके पीछे एक वजह रही है, लेकिन इसको ध्यान देंगे, ये दोनों चीज़ों में आ सकती है। ये असत कार्यवाद में भी आ सकती, क्योंकि यदि कार वाला उसको टक्कर नहीं मारता तो उसकी मौत नहीं होती, सिंपल सी बात है ना। यदि कार वाला उसको टक्कर नहीं मारता तो उसकी मौत नहीं होती। सो इट इज रिलेटेड टू असत कार्यवाद। इसको असत कार्यवाद कह देंगे कि
जो भी कार्य हुआ तो हुआ, लेकिन उसके पीछे कोई कारण नहीं बता सकते हैं, है ना, उसके पीछे कोई कारण, इट इज अ सम एक्सीडेंट है, इट इज अ सम एक्सीडेंट। अब जैसे देख लें, जैसे कोविड-19 को देख लीजिए, तो कोविड-19 को देख लें तो यदि इसको क्या कहें, तो कोविड-19 को ये कहते हैं कि साहब ये जो है ये हमारे क्लाइमेट का रिबूट सिस्टम है और ये वायरल इन्फेक्शन कंटामिनेशन है। तो वायरल इन्फेक्शन कंटामिनेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या कहते हैं कि यदि कहीं कोविड है ना, जहाँ भी कोविड होगा तो वहाँ स्वाभाविक है स्थितियाँ नाजुक होंगे ही, लोग कंटामिनेशन स्टेट में आएंगे। तो यहाँ उस कोविड में वो पॉसिबिलिटी है, वो पोटेंशियलिटी है लोगों को कंटामिनेट करने की, है ना, तो ये सत्कार्यवाद में आ सकती है। ठीक है, ये सत्कार्यवाद में आ सकता है। तो सत्कार्यवाद में का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी कार्य हो रहा है उसके पीछे के कारण यदि आपको क्लियर हो रहे हैं और क्लियर समझ में आ रहे हैं, उसको सत्कार्यवाद कहते हैं। क्लियर कट है, क्लियर क्रिस्टल कट है, इट्स कॉल्ड अ सत्कार्यवाद। और असत्कार्यवाद का मतलब है कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी इफेक्ट हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी वर्क हो रहा है, लेकिन उसके कारण बता पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, ये कारण क्या है। और उसमें एक चीज बहुत डोमिनेटिंग है, वो क्या है, मीडिएटर। यदि मीडिएटर नहीं होगा तो वो कार्य नहीं होगा। तो असत्कार्यवाद में मीडिएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। असत्कार्यवाद में मीडिएटर जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सत्कार्यवाद में मीडिएटर के साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट है, तो मटेरियलिस्टिक कॉज इंपॉर्टेंट है, नेचुरलिस्टिक कॉज इंपॉर्टेंट है, हमारा ऑब्जेक्टिव कॉज इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंटल या, है ना, मीडिएटर कॉज तो रहता ही है ना। आ रहा है समझ में अब? सर मतलब कोविड-19 को हम असत कार्यवाद में कह सकते हैं सर, क्योंकि इसके पीछे कोई रीजन आज तक कोई मतलब कंक्लूड नहीं हो पाया कि किस वजह से तो रीजन है ना, कोविड-19 कोरोना ही है ना, वायरस रीजन है। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि कोविड-19 कहाँ से आया, इसके पीछे हाँ असत कार्यवाद कह सकते हैं आप, पता ही नहीं है। तो जिस चीज के कारण का पता ना चले, जिस चीज के कारण का पता नहीं चल रहा है, उसको क्या कहते हैं, असत कार्यवाद। आया समझ में, है ना। तो कोविड-19 की बात करें कि वायरस कहाँ से आया, ये कैसे आ गया, किस तरीके से आया, तो यहाँ पर फिर असत कार्यवाद चल सकता है। लेकिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वायरस, ये वायरस काम कैसे कर रहा है, तो थोड़ा तो अब मेडिकल साइंस भी थोड़ा इम्प्रूव हो रही थी। आपने देखा होगा कि 1.5 सालों में काफ़ी इम्प्रूव हो गई, तभी इन लोगों ने इसका वैक्सीन बनाया, है ना। तो वैक्सीन बनाया इसलिए जब उन्होंने उसको अच्छे से जान पाए कि एग्जैक्ट क्या रीज़न है ना। लेकिन अभी भी जैसे ज़्यादातर जगह कहते हैं ना कि नहीं समझ में आ रहा है कोविड-19 का क्या है। तो किसी बीमारी, जो ऐसी बीमारियां आती हैं जिनका कॉज हमें समझ में ही नहीं आता है, तो वो असत कार्यवाद हो जाएंगी। और साइंस हमेशा उन्हीं जगह काम करता है जहाँ उसको सत कार्यवाद दिखता है, जहाँ उसको लगेगा इस काम के पीछे ये है। तो हालांकि जो रिसर्च है ना, रिसर्च शुरू होती है असत कार्यवाद से सत कार्यवाद का। आया समझ में, जब हम रिसर्च करते तो हमें रियली में कुछ नहीं पता होता। थॉमस एडिसन ने पहली बार जब बल्ब को इन्वेंट किया, है ना, तो बल्ब को जब इन्वेंट किया तो उनको थोड़ी ना पता था कि साहब ये करने से बल्ब बन जाएगा। उनको तो ये भी नहीं पता था कि कैसे होएगा। तो उन्होंने इतने सारे उनके फेल्योर एक्सपेरिमेंट रहे हैं, तो उनकी फेल्योरिटी से उन्होंने सीखा और फाइनली उन्होंने लास्ट में जब बल्ब बनाया, तो अब बल्ब के बाद अब जितने एवोल्यूशन हुए हैं, कि एक पहला बल्ब जब बना होगा तो आपको पता है कि वो कमरे भर बराबर था, काफ़ी बड़ा, और कमरे के बराबर उसका एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो कहने का क्या मतलब कि आज हम उस बल्ब के सारी स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो यदि कोई भी व्यक्ति टेक्निकली सपोज टू बी, उसको कोई प्रॉब्लम होती है उसके मैन्युफैक्चर से लेके उसके प्रोडक्शन से लेके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सब पता है उसका कि ये इसका ये मैकेनिज्म है, इसका ये स्ट्रक्चर है। तो साइंस जो है वो सत्कार्यवाद पे काम करता है, लेकिन साइंस सत्कार्यवाद के साथ साथ असत्कार्यवाद की तरफ भी जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि किसी चीज़ का हमें रीज़न नहीं पता है, लॉजिक नहीं पता है तो हमें पता नहीं करना चाहिए, हमें पता भी करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों है। अब यदि बुद्ध जो हैं, बुद्ध कैसे थे, तो बुद्ध जो थे वो सत्कार्यवाद की फिलॉसफी के थे, लेकिन शुरू में तो बुद्ध असत्कार्यवादी हुए ना। बुद्ध को जब तकलीफ हुई तो बुद्ध ने यही कहा कि साहब हमें ये क्यों हुआ, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है।
हम दुख में क्यों हमें नहीं पता चल रहा है, हम तकलीफ में क्यों हमें पता ही नहीं चल रहा है। और बुद्ध ने साधना करना शुरू कर दिया, और जब बुद्ध साधना करना शुरू कर दिए तो उन साधना से उनको जो समझ आने लगी कि अरे ये इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, तब बुद्ध ने सत्कार्यवाद की थ्योरी को एक्सेप्ट किया कि नहीं, हर एक व्यक्ति जो दुख में होता है उसके पीछे केवल एक ही वजह है। क्या वजह है? उसके पीछे उसकी अविद्या है, उसके पीछे उसका ज्ञान है, उसके पीछे उसकी माया है। इस तरीके से बुद्ध ने लॉजिक्स दिया। तो सत्कार्यवाद की शुरुआत भी जो है ना, वो कहीं ना कहीं असत्कार्यवाद के साथ ही शुरू होती है, लेकिन वो एक अलग मसला है। यहाँ तो सांख्य क्या कह रहा है, सांख्य अपनी फिलॉसफी को प्रूव करने के लिए अपने सत्कार्यवाद को 5 तरीकों से समझाने की कोशिश करता है। तो पहला तरीका जो हमने देखा असदकरणात्, वो ये कहता है कि असत से सत्य नहीं बन सकता, जो चीज नहीं है उससे आप कुछ बना ही नहीं सकते हैं। यदि आग नहीं है तो आग से आप पानी नहीं बना सकते, आग से आग ही बना सकते हैं, और पानी से पानी बना सकते हैं, लेकिन आग से आप पानी नहीं बना सकते। ये कौन कहता है? ये असदकरणात् कहता है कि जो चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट का नॉट बी प्रोड्यूस, जो चीजें हैं ही नहीं उससे कोई चीज बनाई नहीं जा सकती। आ रहा समझ में? उपादान ग्रहणात् की बात करते हैं, क्या कहते हैं कि द रिलेशन क्या है, तो प्रोड्यूसिंग अप स्पेसिफिक मटेरियल कॉज इज रिसोर्टेड टू, जो भी चीजें बनती हैं उसका जो मटेरियल कॉज है उनका उस बनने से बड़ा गहरा रिश्ता है। तो यदि मिट्टी से मटका बना, घड़ा बना, तो घड़ा का मिट्टी से गहरा रिश्ता है। सो घड़े का मिट्टी से उपादान ग्रहणात् बहुत बढ़िया है, बहुत गहरा रिश्ता है। और ये रिश्ते जितने गहरे होंगे उतना आपको पॉजिटिव चीजें समझ में आएंगी। अभी यदि मैं कह दूं कि मेरी पढ़ाई से मैं प्रोफेसर बना, समझिएगा, मैंने एजुकेशन की डिग्री ली है ना, मैंने पीएचडी किया, और मैं पीएचडी करने के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, तो मेरी पढ़ाई का मेरे प्रोफेशन से गहरा संबंध है कि नहीं है? आ रहा समझ में? समझ रहे हैं ना? ठीक है। सो मेरी एलिजिबिलिटी मेरे प्रोफेशन से रिलेट करती है कि हाँ ये यहाँ पीएचडी है इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर इज वेरी गुड। तो अब आपकी नज़र में जो कोई आपको प्रोफेसर दिखेगा तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो आएगी आएगी कि इन्होंने बहुत पढ़ाई की होगी, भले वो क्या पढ़ा होगा भगवान जाने, लेकिन इतना तो समझ में आएगा ना कि इन्होंने वो सारे नॉर्म्स कंप्लीट किए होंगे जो यूजीसी या जो यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब इनका जो उनकी जो पढ़ाई है इनकी कार्य से रिलेट करती है। तो मेरी एजुकेशन क्या हुई? उपादान कारण। मेरा जो कार्य है वो मेरी पढ़ाई, मेरा प्रोफेशन है। आ रहा है समझ में? तो इनसे रिलेशन, इट्स कॉल्ड उपादान ग्रहणात्। ठीक है। थर्ड, तीसरे में आते हैं। 2 समझ में आ गए ना? यस सर। तो तीसरे में आते हैं, सर्व संभावात। ठीक है, सर्व संभव भावात। सर्व संभव भावात, ये बहुत बढ़िया लॉजिक है। तो ये क्या कहते हैं? एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कुछ से कुछ ही बनेगा, कुछ से सब कुछ नहीं बन सकता। यदि आपको दूध से आप केवल और केवल दही बना सकते हैं, दूध से केवल और केवल आप मक्खन बना सकते हैं, दूध से केवल और केवल आप घी बना सकते हैं, क्योंकि ये घी, ये मक्खन और ये दही दूध में है। लेकिन मैं कहूँ कि साहब दूध से जो है वो साहब आप क्या बना दें, कुछ भी, फॉर एग्जांपल कुछ भी, साहब दूध से आप जो है वो कुछ स्पेशल इस तरीके की चीज़ें बना दीजिए। चलिए दूध से आप चांदी बना दीजिए, सिल्वर बना दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? क्या फालतू की बातें कर रहे हो? ठीक है, क्यों? एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस, दूध से सब कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, सर्व संभव अभावात, जो संभव है वही बनेगा, जो संभव ही नहीं वो थोड़ी ना बनेगा। तीसरा बड़ा प्यारा लॉजिक है, सर्व संभव अभावात, है ना, जो संभव है ना, तो जो चीजें सर्व संभव है उससे वही बनेगा। तो यदि हम कहें कि साहब कि एग्जाम्पल कोई और नया ले लें कि हाँ, ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं
कि साहब यदि कोई लड़का है ना, उसकी डिग्री किस पे है, बीई उन्होंने इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है, तो बीई इंजीनियरिंग है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अब आप उसको कहें, अब वो क्या बनेंगे, वो साहब आपकी भाषा में आप बताएं वो क्या बनेंगे, उनका करियर क्या होगा जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है? वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड के इंजीनियर बनेंगे। बहुत सिंपल सा मतलब है। क्या मतलब हुआ, अब वो केवल और केवल एक फील्ड को ही संभालने की कोशिश करेंगे कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही जाके काम करेंगे। अब आप उनसे कह दें कि साहब आपके पास तो इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप एक काम करिए ना, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की डिग्री है, आप एक काम करिए ना, आप हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ये क्या कहते हैं कि कुछ ऐसी जिम्मेदारी ले लीजिए, या हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, या हमारे सॉरी इलेक्ट्रिसिटी क्या, तो आप हमारे न्यूक्लियर डिपार्टमेंट में आइए और हमारे यहाँ साइंटिस्ट बन जाइए। तो इंजीनियर क्या कहेगा, नहीं साहब मैं इंजीनियरिंग का काम जानता हूँ, मेरे से इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो काम करवाना है वो करवा लीजिए, मैं न्यूक्लियर का काम नहीं जानता हूँ, मेरे से वो नहीं होगा। तो ठीक है साहब आप राइटर बन जाइए। अरे यार, अब यदि उसके अंदर राइटर की क्वालिटी होगी गुड गुड, लेकिन अब नहीं होगी तो आप उसके इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, आप उसके मैकेनिकल ब्रांच को, उसके टेक्निकल ब्रांच को, आईटी ब्रांच को या उसके अनदर चीज को निकालने वाले नहीं निकाल सकते। सो एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस, सर्वसंभव, सर्वसंभव अभावात, है ना, जो चीजें है ही नहीं, अभाव है, आप उससे, है ना, उस चीज को बना ही नहीं सकते, एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो सर्वसंभव अभावात, ठीक है, सर्वसंभव अभावात की बात यहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर शायद यहाँ ये दिखाएंगे भी। यहाँ पर उन्होंने उस तरीके से सर्वसंभव देगा कि बिना संबंध के ही कार्य की उत्पत्ति मानने पर किसी के भी कार्य से किसी भी कारण की उत्पत्ति हो सकती है, किंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं कि जो भी हम फंक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारा कार्य हो रहा है, उस कार्य की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो कार्य उससे रिलेटेड है, वो उस कार्य उस मटेरियल कॉज से रिलेट है। ठीक है, कि मैंने आपसे कहा कि साहब आपको केवल और केवल फूल से खुशबू बनानी है, तो इट्स वेरी गुड, बना लेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि साहब आप फूल से लड्डू बना दीजिए ना, तो आप बोलेंगे नहीं साहब लड्डू नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो लड्डू बनने की जो क्वालिटीज है, इस कैन नॉट बी प्रोड्यूस, एवरीथिंग इज कैन नॉट बी प्रोड्यूस। तो क्या निकलेगा, स्पेशल थिंग इज कैन बी प्रोड्यूस। सो व्हाट, फ्रेगनेंस। फूल से आप माला बनवा लीजिए, फूल से आप डेकोरेशन करवा लीजिए, लेकिन आप साहब आप कहेंगे कि नहीं साहब इससे कुछ खाने की चीजें बना दें, तो सर्वसंभव अभावात, सर्वसंभव, है ना, सर्वसंभव अभावात, है ना। तो जब है ही नहीं कुछ, तो सर्वसंभव मतलब, सर्वसंभव मतलब होता है एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, तो सर्वसंभव अभाव। ठीक है, तो ये तीसरा जो इम्पोर्टेंट लॉजिक है, इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट है सब कार्यवाद का, कि एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस, है ना, वो बनाई नहीं जा सकती। एंड द फोर्थ थिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स कॉल्ड अ सक्तस्य, है ना, क्या है वो, सक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य शक्य करणात्। चौथा नंबर क्या है, सक्तस्य शक्य करणात्। A specific material cause is capable of producing a specific product along the effect। आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल सा लिखा है, a specific material cause is capable of producing a specific product along that effect। स्पेशल मटेरियल से स्पेशल, स्पेशल मटेरियल कॉज से स्पेशल थिंग्स या स्पेशल इफेक्ट या स्पेशल फंक्शन ही हो सकता है। यदि आपको
मक्खन बनाना है तो वो दही से ही बनेगा, पानी से मक्खन नहीं बनेगा, तेल से मक्खन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाली जो थियरी है वो क्या समझाने की कोशिश करती है कि स्पेसिफिक मटेरियल कॉज, जो स्पेसिफिक मटेरियल कॉज है ना, इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट अलॉन्ग दैट इफेक्ट। तो जो उपादान कारण है वो उसी चीज को क्रिएट करेगा जो उपादान की खासियत है। तो एग्जांपल मैंने दिया कि यदि आपको घी चाहिए या मक्खन चाहिए तो वो दूध से ही मिलेगा, वो पानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि दूध इज ए स्पेसिफिक मटेरियल कॉज and the makhan is also specific effect. So if makhan is an effect and milk is a specific material cause, then the fourth log is सक्तस्य शक्य कारणात। सक्तस्य शक्य कारणात का मतलब क्या होता है कि शक्ति से शक्ति की उत्पत्ति हो सकती है, शक्तस्य शक्य कारणात, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यस यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं, शक्ति क्या सर्वत्र या सर्वकार्य विषयक है, मतलब जो शक्ति से जो शक्ति से कार्य की उत्पत्ति हो रही है तो उसी से होगी। जो कहते हैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शक्ति शक्य अर्थात कार्य में ही है, क्योंकि शक्ति भी एक प्रकार का संबंध है और संयोग आदि के समान ही शक्त एवं शक्य उभयश्रित है, ठीक है। तो शक्य अर्थात कार्य, ठीक है, शक्य मीन्स कार्य, ठीक है। तो शक्य शक्तस्य, तो शक्ति इज द कॉज, शक्य मीन्स कार्य, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, तो इस कहते हैं कि शक्तस्य शक्य करणात् का क्या मतलब होता है। शक्तस्य शक्य करणात् का मतलब होता है कि हर एक शक्य, हर एक कार्य के पीछे एक शक्ति, मतलब एक स्पेसिफिक पावर जोन का काम है, और वो कैसी है, सो स्पेसिफिक मटेरियल कॉज, वो स्पेसिफिक होगी तो वो स्पेसिफिक ही क्रिएट करेगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक चीजें जो हैं वो स्पेसिफिक थिंग्स ही बनाएंगी। और लास्ट में क्या है, लास्ट में है कारण भावात, इसको देख लीजिए, लास्ट वन क्या है, कारण भावात, ठीक है। तो कारण भावाच्च सत्कार्यम, तो कारण भावाच्च सत्कार्यम का क्या मतलब हुआ, तो देयर इज अ पर्टिकुलर कॉज फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। यदि आपको पर्टिकुलर कार्य करना है ना, आपको पर्टिकुलर कार्य करना है तो आपको पर्टिकुलर कारण, है ना, पर्टिकुलर कारण लेके आना पड़ेगा। और ये बात हम लोग की पर्सनालिटी के लिए बड़ी इफेक्टिव है। यदि आपको, है ना, यदि आपको सेल्फ की तरफ जाना है तो आपको वो प्रैक्टिसेस करनी होगी जो सेल्फ से रिलेट हैं आपको। तो यदि आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। तो देयर इज अ पर्टिकुलर कॉज फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट, कारण अभावात, है ना। तो कारण भावात का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इफेक्ट यदि आपको चाहिए तो आपको पर्टिकुलर कॉज चाहिए ही होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर कॉज जो है हम लोगों की लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे आप योग के प्रैक्टिशनर हैं, आप योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये योग के कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस हैं। अब आपसे यदि कहा जाए कि साहब माइंड में बड़ी तकलीफ है, हमारा मन जो है बड़ा उदास रहता है, तो आप उस मन की तकलीफ को दूर करने के लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आप कहीं चूरन खाते तो घूमेंगे नहीं, कहीं आप लॉलीपॉप खा के घूमेंगे नहीं। भाई यदि मन की समस्या है तो इट इज़ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको पर्टिकुलर, है ना, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसा ही तो करते हैं ना भाई, मन की समस्या के लिए मन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, शरीर की समस्या के लिए शरीर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बुद्धि की समस्या के लिए बुद्धि का ट्रीटमेंट होना जरूरी है। सो द फिफ्थ लॉजिक इज दैट कारण भावात देयर इज अ पर्टिकुलर कॉज फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। यदि कोई कार्य हो रहा है तो पर्टिकुलर कार्य के लिए पर्टिकुलर कारण का होना जरूरी है ना। मस्टर्ड ऑयल की बात मैंने की, यदि शीट से ऑयल बाहर आ रहा है, शीट से ऑयल निकाल सकते हैं, तो यदि आपको मस्टर्ड, है ना, पर्टिकुलर इफेक्ट चाहिए तो आपको पर्टिकुलर, आपको सरसों के पास ही जाना पड़ेगा।
आपको सरसों का तेल चाहिए तो सरसों के पास आइए, आपको नीम का ऑयल चाहिए तो नीम के पास जाइए, आपको तिल का ऑयल चाहिए तो तिल के पास जाइए। मतलब एक पर्टिकुलर कॉज इफेक्ट के लिए आपको पर्टिकुलर कॉज को भी ढूंढना पड़ेगा। इसको कहते हैं कारण अभावात। कारण अभावात, ठीक है। तो कारण अभावात है ना। सो स्पेसिफिक जो इफेक्ट है, पर्टिकुलर इफेक्ट है, उसको आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर काज से रिलेट कर सकते हैं। ये समझने की चीज़ है। तो इस तरीके से ये जो 5 लॉजिक हैं, असदकरणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवात्, शक्तस्य शक्य कारणात् और कारण भावात्। तो असदकरणात् का मतलब क्या है, असद से सद की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट है ही नहीं, आप उस चीज़ों को कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। यदि कॉटन में है ना, कॉटन में रुई है तो आप उससे कपड़ा बना सकते हैं, लेकिन कॉटन में रुई है ही नहीं तो आप उससे कैसे बना, मतलब है ना, मतलब कॉटन में वो थ्रेड की क्वालिटी नहीं है, या ये कह सकते हैं कि साहब या सॉरी एग्जांपल अलग है। यदि कॉटन से आप क्लॉथ बना रहे हैं तो वेरी गुड, लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि आप कॉटन से फूड बना दें तो वो जो फूड की क्वालिटी है वो कॉटन में है ही नहीं। तो असदकरणात्, उपादान ग्रहणात् का मतलब फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक मटेरियल कॉज इज रिजॉर्टेड टू। कहने का मतलब है कि जो भी मटेरियलिस्टिक कॉज है उसका एक गहरा रिलेशन है उस फंक्शन से। तो उस फंक्शन में जिसको समवाय कारण कहते हैं ना, समवाय, एक दूसरे से रिलेशन है, तो ये है। और तीसरा है सर्वसंभव अभावात, एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस। हर चीज से कोई चीज, सब चीज नहीं बना सकते हैं, है ना। तो हर एक सिंगल चीज से सब चीज आप नहीं बना सकते। ये कोई जादुई पेंसिल नहीं है कि साहब आपने एक कॉपी में उकेरना शुरू किया और एक पेंसिल से आपने पूरी दुनिया बनाना शुरू कर दी। नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड सप्तस्य शक के कारण, अच्छा ये सारे लॉजिक देख के ऐसा लगता है ना कि चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। मतलब यदि ये आप चमत्कार की भी बात करेंगे तो मिरेकल इज द ऑल्सो साइंस। इसको देखकर लग रहा है ना कि सांख्य जो है वो साइंस के मिरेकल को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंस इज अ मिरेकल। साइंस भी जो है वो एक मिरेकल की तरह है, ठीक है। तो मिरेकल ऑफ द साइंस एंड द साइंस ऑफ मिरेकल दोनों एक ही हैं, कि जो भी मिरेकल है, मिरेकल के बिहाइंड साइंटिफिक जो आइडियोलॉजी है वो समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फिलॉसफीज जो है वो ऐसी वैसी नहीं है, मैंने अपने आप में बड़ी गहरी चीज़ों को लेकर चल रही हैं। एंड लास्ट में द कारण भावा, सो देयर इज अ पर्टिकुलर कॉज फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट, है ना। सो पर्टिकुलर कॉज फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट एंड शक्तस्य शक्य करणात्, स्पेसिफिक मटेरियल कॉज इज कैपेबल प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट अलॉन्ग द इफेक्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे सत्य शक्य करना तो कारण भावात लगभग मिलते जुलते हैं। स्पेसिफिक थिंग से स्पेसिफिक चीजें बना सकते हैं, है ना। स्पेसिफिक मटेरियल कॉज इज कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट अलॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें थोड़ी बहुत सारी एक जैसी ही लगेंगी आपको, ठीक है, नो डाउट एक जैसी लग सकती हैं, ठीक है, लग सकती हैं, थोड़ा बहुत बिल्कुल लग सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये सदकर, ये जो सत्कार्यवाद है ना, सत्कार्यवाद के सिद्धांत को हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। तो यदि हम घूम फिर के लौट के यहाँ पर आते हैं, अब आते हैं यहाँ पर, तो अब ये समझ में आएगा आपको एक बार और अच्छे से। उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण, लक्ष्य कारण, मटेरियलिस्टिक कॉज या मटेरियल कॉज, इंस्ट्रूमेंटल कॉज, ठीक है, नेचुरल कॉज और ऑब्जेक्टिव कॉज, ठीक है। तो स्वरूप का उपादान कारण, अब आप समझ में आ रहा है ना, उपादान मीन्स मटेरियल कॉज। यदि कोई भी चीज से किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है तो जिस चीज से जो चीज बन रहा है, ठीक है, वो चीज मटेरियल कॉज कहलाती है। निमित्त कारण क्या है, जो चीज से जिस चीज की उत्पत्ति हो रही है, जो बनाने वाला है वो मटेरियल कॉज है, मतलब सॉरी निमित्त कारण है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। और स्वरूप कारण क्या है, तो स्वरूप कारण का मतलब होता है नेचुरल कॉज, वीट पावर कहते हैं। तो नेचुरल पावर का मतलब होता है कि जो मटेरियल कॉज है वो
उसकी स्थिति वही है, वो वही बने रहे, उसकी क्वालिटी वही है, उसका नेचर सेम मेंटेन करते हुए किसी दूसरे फॉर्म में आ जाना, बट नेचर जो है वो कांस्टेंट। तो जैसे व्हीट पाउडर का यहाँ बात की, स्वरूप कारण की बात की, ठीक है। और द ऑब्जेक्टिव कॉज इज कॉल्ड एप्लीकेशन, एम्स, है ना, ऑब्जेक्टिव कॉज, कि हर एक जो कार्य हो रहा है ना, वो कार्य है कि का एप्लीकेशन क्या है ना, उस कारण का एप्लीकेशन क्या है। तो यदि आपने आटे से रोटी बनाई तो रोटी इज द ऑब्जेक्टिव कॉज, है ना। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को समझा, ठीक। तो आई होप कि आपको द थियरी ऑफ कॉज इफेक्ट समझ में आया। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं थियरी ऑफ कॉज इफेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कुछ, ठीक है। तो जैसे थियरी ऑफ कॉज इफेक्ट के बारे में हमने क्या बताया, तो इस थियरी ऑफ कॉज इफेक्ट में बताया कि सांख्य क्या मानता है। सांख्य की थियरी है कि सारी चीज़ें कैसी हैं, पोटेंशियल इफिशिएंसी। So of the effect is produced from a cause is similar to the efficiency of the cause itself, ठीक है। तो जो चीज़ें बनाई, जो चीज़ें पैदा होती हैं, जो चीज़ें विल्यूट होती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई गहरी वजह, इफिशियंसी ऑफ द कॉज इटसेल्फ, ठीक है। तो वो जो इफिशियंसी है ना, सिमिलर टू द इफिशियंसी ऑफ द कॉज इटसेल्फ, ठीक है, तो वजह हो रही है। सो इसेंस ऑफ द कॉज एज वेल एज द इफेक्ट विल रिमेन द सेम, ठीक है। जो भी कारण का इसेंस है वो कहीं ना कहीं कार्य पे भी दिखाई देता है, ठीक है। ये इसको समझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट, इसमें आगे रिपीट कर रहे हैं हम लोग। तो ये थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट में है ना, कार्य कारण के सिद्धांत में 4 तरीके के कॉज की बात करते हैं, है ना। तो ये उपादान कारण, मटेरियलिस्टिक कॉज, इंस्ट्रूमेंटल कॉज, निमित्त कारण, स्वरूप कारण, जो मटेरियल कॉज का है ना नेचर है ना, उस नेचर को अलग तरीके से प्रेजेंट किया है इन्होंने, बट इज रिलेटेड टू materials cause, and the lakshya is the objective cause, its application, its aims, है ना। और उसके बाद हमने ये 2 मेन चीजें देखी। एक तो देखा कार्य कारण सिद्धांत में 2 थियरी काम करती है। कौन सी? पहली थियरी है असत कार्यवाद, है ना, द थियरी ऑफ नॉन प्री एग्जिस्टेंस इफेक्ट, ठीक है। और दूसरी क्या है? सत कार्यवाद, द थियरी ऑफ कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट, ऐसा कह सकते हैं। सो द थियरी ऑफ प्री एग्जिस्टेंस इफेक्ट, ऐसा कह सकते हैं, प्री एग्जिस्टेंस इफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। तो असत कार्यवाद में हमने क्या देखा? तो असत कार्यवाद में हमने देखा कि द position maintains that the effect does not exist its cause prior the manifestations, है ना। कोई भी चीजें जो हैं वो मैनिफेस्ट तब तक नहीं मैनिफेस्ट होती हैं, लेकिन उसके पीछे कोई कॉज नहीं होता, ठीक है। तो हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये कहते हैं कि कार्य के पीछे कोई खास कारण नहीं होता है। और एक छोटे से एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर ये है ना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो कॉटन, ऑयल, फायर, पॉट, दीप, है ना, ये सारी चीज़ें जो मिल के क्या बन रहा है, तो इट्स नीड मीडिएटर, है ना। तो असत कार्यवाद की सबसे बड़ी खासियत है कि जो भी चीज़ें आप यहाँ देख पा रहे हैं, इनकी अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटाइटी है, इनका कोई कॉज इफेक्ट नहीं है। कॉटन इज डिफरेंट एंटाइटी, ऑयल इज डिफरेंट एंटाइटी, फायर डिफरेंट एंटाइटी, पॉट इज डिफरेंट एंटाइटी, है ना। लेकिन हम ये कहें कि साहब इस कॉटन में ऑलरेडी वो फ्लेम है, नहीं है, ऑयल में फ्लेम है, नहीं है, फायर में फ्लेम है, तब तक नहीं जब तक वो कॉटन से और ऑयल से नहीं मिलेगा, और पॉट जब तक ये चीज़ें एक साथ आएंगी नहीं तो फ्लेम नहीं काम करेगा। तो असत कार्यवाद में नीड मीडिएटर, है ना, मीडिएटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस चीज़ का कारण नहीं पता, जैसे अभी सूर्य भी पूछ रहे थे कि किसी चीज़ का कारण यदि नहीं पता चलता हमें, तो वो क्या कहलाएगा? वो असत कार्यवाद ही कहलाएगा। अचानक से किसका ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं चला, अचानक से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आता है, पता नहीं चलता, है ना। तो जिस चीज़ का कॉज हमें नहीं पता चलता है वो क्या है? असत कार्यवाद है, ठीक है। और सत्कार्यवाद क्या है? तो इसको क्या कहते हैं? द थियरी ऑफ प्री एग्जिस्टेंस इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? द थियरी ऑफ प्री एग्जिस्टेंस इफेक्ट और द थियरी ऑफ कॉजेशन, ठीक है। तो इट इज अ थियरी ऑफ प्री एग्जिस्टेंस इफेक्ट और द थियरी ऑफ कॉजेशन। अकॉर्डिंग टू सत्कार्यवाद, द इफेक्ट एग्जिस्ट इन इट्स
कॉज प्रायर, है ना। जो भी इफेक्ट होता है वो ऑलरेडी, जो कार्य होता है वो कार्य पहले से कारण में था, ठीक है, वो कार्य पहले से कारण में था, प्रायर टू इट्स प्रोडक्शन और मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पर ये शीड, ट्री, वुड और ऐश की बात करते हैं कि यदि आपने कहीं राख देखी, तो आपने कहीं राख देखी तो आपको ये समझ में आएगा कि ये राख जो है किसी लकड़ी की होगी, लकड़ी को जलाई गई होगी, ये लकड़ी किसी पेड़ से लिया होगा, वो पेड़ किसी शीट से आया होगा, है ना, वो ट्री किसी शीट से आया होगा। तो इस तरीके से भी आपके जहन में है ना एक क्वेश्चन मार्क जो है वो प्रॉपर तरीके से चल ही रहा है, ठीक है। सो इट इज़ अ सत्कार्यवाद। और उसके बाद हम लोगों ने सत्कार्यवाद के कंसेप्ट को देखा, और मेजर कंसेप्ट क्या है। If question is that Satkaryavad is the upheld by the Sankhya Yoga and Advaita Vedant is right or wrong, तो इसका आंसर क्या होगा, इज राइट, क्योंकि अद्वैत वेदांत और सांख्य योग दोनों जो हैं वो सत्कार्यवाद की बात करते हैं, दोनों ही लॉजिक देते हैं कॉजेशन थियरी की, दोनों ही लॉजिक देते हैं प्री एग्जिस्टेंस थियरी की, है ना, प्री एग्जिस्टेंस मैनिफेस्टेशन की, कि जो भी चीजें हो रही हैं, है ना, जो भी इफेक्ट हो रहा है ना, तो प्री एग्जिस्टेंस, उसके वजह, उसके पीछे की वजह जो है उसके कि वो जो वर्क हो रहा है वो प्री एग्जिस्ट है, वो पहले से ही उसमें कार्य के रूप में, है ना, स्थापित है। तो यहाँ पर सांख्य भी इसको सपोर्ट कर रहा है। और क्या है, सो इट इज नॉट अ बेसिकली न्यू क्रिएशन, ठीक है, ये कोई नई क्रिएशन नहीं है, एंड डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियल कॉज, और उपादान कारण जो है मटेरियल कॉज से डिफरेंट भी नहीं है, बट इफेक्ट इज ओनली अ एक्सप्लिक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट विच आर कंटेन इन इट्स मटेरियल कॉज, ठीक है। लेकिन इसके जो इफेक्ट हैं वो एक्सप्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी रूप में आ सकते हैं, बट इनका रिलेशन एक दूसरे से बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द क्ले, है ना, तो जो पॉट है, जो मिट्टी है, वो मिट्टी, जो घड़ा है वो मिट्टी से तो डिफरेंट नहीं है ना। क्लॉथ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द थ्रेड, जो कपड़ा है वो थ्रेड से अलग नहीं है, ठीक है ना, धागों से अलग नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस धागे को उस तरीके से डिज़ाइन किया, या उस तरीके से आपने उसको बनाया, है ना, कि वो एक क्लॉथ के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या कहते हैं कि जो कोई भी कार्य हो रहा है, तो उसके पीछे जो कार्य हो रहा है उसका आपस में संबंध है, उसका उपादान से संबंध है ना, उसका मटेरियल कॉज से गहरा रिलेशन है, ठीक है। फिर हम लोगों ने सत्कार्यवाद के बारे में बात की कि जो ईश्वर कृष्ण है, ईश्वर कृष्ण जो है जिन्होंने सांख्य कारिका लिखी है, सांख्य कारिका में सत्कार्यवाद की थियरी उन्होंने समझाई है, ठीक है। तो ईश्वर कृष्ण के बारे में भी हम लोगों ने इस तरीके से देखा कि ईश्वर कृष्ण क्या कहते हैं, है ना, सत्कार्यवाद के बारे में। तो 5 लॉजिक्स देते हैं उन्होंने, और 5 लॉजिक्स में वो चीज़ों को समझाते हैं। लगभग लॉजिक्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे, लगभग लॉजिक एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से उनका गहरा संबंध है। तो इसको लेके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें यदि ये सारी एक ही बातें कर रहे हैं, आप देखेंगे कहीं न कहीं घूम फिर के सब कुछ एक ही कह रहे हैं, बस फर्क ये है कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट किया है, डिफरेंट फॉर्म में। तो असत करणात पहला है, दूसरा उपादान ग्रहणात, तीसरा सर्व संभव भावात, चौथा है शक्तस्य शक्य करणात, और 5वां है कारण भावात, ठीक है। तो पहला क्या है, असद करणात, है ना। तो असद करणात को हम लोगों ने क्या देखा था कि असद करणात का मतलब होता है असद से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, मतलब असद से कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। सो व्हाट इज नॉन एग्जिस्टेंट, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं है उससे कोई फंक्शन कैसे होएगा, जो कारण ही नहीं है किसी का, मतलब उसमें कोई कार्य है ही नहीं पहले से, है ना, तो उसमें वो प्रोडक्शन कैसे होएगा। तो असद से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत्य से सत्य की उत्पत्ति हो सकती है। असद मीन्स जो नहीं है, सद मीन्स जो है। तो असद मीन्स जो नहीं है, उससे जो है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, जो है ही नहीं है उससे आप कैसे कहेंगे। और उपादान ग्रहणात का मतलब क्या होता है, जो हमारा मटेरियल कॉज है, स्पेसिफिक मटेरियल कॉज है, इट इज अ वेरी रिलेटेड टू द फंक्शनल कॉज, या जिसको एप्लीकेशन कॉज कहते हैं।
या ऑब्जेक्टिव कॉज। तो जो चीज़ बनी तो उसका रिश्ता है ना, जो चीज़ बनी उसका रिश्ता उसके मटेरियल कॉज से रिलेटेड है ना। उपादान कारण मतलब मटेरियल कॉज, ठीक है। तो यदि मैंने कहा रोटी, आटे से रोटी बनी, तो आटे से रोटी बनने का क्या मतलब है, आटा और रोटी का आपस में उपादान ग्रहणात है, ठीक है, उपादान ग्रहणात। Now third thing is the sarva sambhavabhavat, everything cannot be produced. So if you produce the something, so you need to something, and so something cannot be produced everything. It is exact statement of that. Something cannot be produced everything. So something can produce something. Are something. And the fourth one is the Saktasya Shakti Karanat. That means the specific material cause is capable of producing a specific product along the effect. So if you want to specific material, if you want to specific function, so a specific product, so you need to specific cause behind it. eh? If you need a specific function, okay, like that, you want to uh, you want to just organize the one singing effect, and you invite the specific type of singers. This is on the demand on the public, like some classical singers, yeah, light music, yeah, folk music, and this singers is presenting, so it is a specific, है ना. So if you want to specific program, if you want to specific product, you arrange specific cause behind it, है ना. So it's called a Saktasya Shaktikaranat. And last one is the Karana Bhavat. So there is a particular for a particular effect, है ना. यहाँ पर ये क्या कहते हैं there is a particular cause for a particular effect, कि हर एक कॉज के पीछे, हर एक कार्य के पीछे पर्टिकुलर कॉज होना चाहिए, और होता है ना. तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट है ना सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ घी, so the milk, only milk, particular cause is milk, and the particular effect is the ghee. So if you want to ghee, so you need to milk. So without milk you cannot take a ghee. आप ले नहीं सकते आप विदाउट मिल्क, है ना. सो इफ यू वांट कि मैं पानी से निकालूं, मुश्किल है, ठीक है. तो इस तरीके से हमने सत्कार्यवाद की थ्योरी को यहाँ पे समझने की कोशिश की, ठीक है. अभी किसी के क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चंस लेंगे. Sir? यस. Sir, my name is visible on your screen. एक सेकेंड. What's your name? Sir, Iti Srivastava. Iti, yes, visible. Yes, yeah. sir. Sir, every time you address my name as Surabhi, sir, that is why I asked. नहीं, एक्चुअली योर वॉइस एक्सेस लाइक अ सुरभि. तुम्हारे जो वॉइस की क्वालिटी वो कई बार सुरभि की क्वालिटी से वो मैच हो जाती है ना, वो थोड़ा सा वो टेक्निकली है, अदरवाइज ठीक है. ये भी असत करना था, मुझे भी रीजन नहीं पता चल पाया था. Then my question is, सर जैसे जो सर लास्ट स्लाइड में जो शतकर्णाज जो आपने बताया सर, तो जैसे जो चीज की प्रॉपर्टी है उससे उसी से सिमिलर चीजें प्रोड्यूस होती है. तो सर जैसे कई तरीके के केमिकल्स होते हैं, उससे हम किसी की ओरिजिनल प्रॉपर्टी को भी चेंज कर देते हैं. तो सर वो क्या होगा सर, वो किस कैटेगरी में आएगा? हाँ, एक्चुअली ये सारी चीज़ें क्या हैं, यदि आप किसी केमिकल से किसी चीज़ की ओरिजिनलिटी जो है वो छुपा देती हैं, ठीक है, तो ओरिजिनलिटी जो है वो छुप तो गई, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद नहीं तो कभी न कभी वो उसके रिलेटिव है ना आ जाएगी. क्योंकि केमिकल इफेक्ट भी कैसे हैं, तो केमिकल इफेक्ट जो है वो पर्टिकुलर हैं, वो भी थोड़े दिन के लिए हैं, ठीक है ना, परमानेंट तो है नहीं, क्योंकि उन केमिकल इफेक्ट में ओरिजिनलिटी वो थी नहीं कि वो उस ओरिजिनलिटी को मेंटेन करके ही रखे रहे. उनमें तो वो आर्टिफिशियलिटी थी ताकि वो उसको छुपा दें, है ना. तो केमिकल का इफेक्ट कैसा रहेगा,
तो केमिकल का इफेक्ट भी टेम्परेरी रहेगा, तो वो भी उसी कैटेगरी में आएगा जो कि पर्टिकुलर चीज़ से पर्टिकुलर चीज़ें आपने बनाई, तो भले आपने थोड़े दिन के लिए वो उसके ऊपर का आपने है ना सारी चीज़ें चेंज कर दी, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि उसकी ओरिजिनलिटी तो अभी भी वही है ना, भले आपने ऊपर से लेयर चढ़ा रखा है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरे पास टॉर्च है, सपोज ये टॉर्च है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसकी लाइट से, है ना, आपने पर्टिकुलर कुछ सर योर से वॉइस इसकी इज ओरिजिनलिटी ब्रेकिंग। को आपने, या केमिकल से आपने इसकी ओरिजिनलिटी को छुपाने की कोशिश की। जैसे जैसे केमिकल कि आपने यहाँ पे कुछ लेयर्स रख दिए केमिकल के लेयर में, और आपको पता है कि चीजें ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल दैट इज लाइट, ठीक है, लेकिन आपने कुछ पर्टिकुलर चीज से आप इसकी ओरिजिनलिटी को छुपाना चाहते हैं, ओरिजिनलिटी को ही आप छुपा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ये थोड़े दिन तक ही रहेगा, थोड़े दिन, जैसे केमिकल इफेक्ट खत्म उसकी ओरिजिनलिटी, है ना, रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ठीक है, ये लोग करते हैं, ये किस में आएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये इसमें से कहीं इस तरीके से कहीं में भी नहीं आएगा, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि हम ये लॉजिक में कहाँ देख रहे हैं कि पर्टिकुलर चीज से पर्टिकुलर चीज ही बनती है, तो यदि कोई उस पर्टिकुलर चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है, सो वो कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है, बट ये फैक्ट है कि थोड़े दिन बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम्पल कहीं फिट होता है ना, ये इस तरीके से हम कहीं इसको फिट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कि जो चीज़ें जो बना रही हैं वो वही प्रेजेंट भी करेंगे, मतलब जो पर्टिकुलर उसका कारण है ना, वही वो रिफ्लेक्ट करेगा भी, ठीक है, ऐसा है। सर जो असद कार्यवाद थ्योरी है सर वो सांख्य के अंदर नहीं आती है सर, खाली सत कार्यवाद आती है। हाँ, ज्यादातर सांख्य जो है वो सब कार्यवाद की थियरी को ही लेके चलता है, थियरी ऑफ कॉजेशन कहते हैं। तो वो क्या कहता है कि वो यही कहता है कि हर एक कार्य के पीछे एक गहरे कारण है, और वो जो गहरे कारण हैं, है ना, जो भी कारण है, जो भी हमने कितने कारण देखे, हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉज, तो 4 टाइप ऑफ कॉज है ना, मटेरियल कॉज है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, नेचुरल कॉज है ना, और एम्स या ऑब्जेक्टिव कॉज है, इस तरीके के कॉज हैं, काफी कॉज। तो कहते हैं कि ये चारों कॉज कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारी लाइफ में आते हैं। कौन कहता है? सांख्य कहता है, ठीक है। असद करनाथ क्या कहता है? असद करनाथ कहता है कि वे चारों कॉज में जरूरी नहीं है चारों आए, वो कहते हैं उपादान कारण रहे काफी है, ठीक है, उपादान कारण रहना चाहिए, मतलब सॉरी उपादान नहीं, मीडिएटर कारण होना चाहिए, असद करनाथ कहता है। तो सांख्य की थियरी जो है वो मीडिएटर कॉज को तो भी मानती है, ऐसा नहीं कि वो मीडिएटर कॉज को नहीं मानती है। उपादान ग्रहणात जो आपने पढ़ा तीसरा फैक्टर, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है ना कि उपादान ग्रहणात को भी वो कहीं ना कहीं मानती है, है ना, मानती है। लेकिन एक चीज और आपने देखा है कि सांख्य की थियरी जो है वो डोमिनेंसी नहीं कहती कि मीडिएटर कॉज भी बहुत कंपलसरी है। जैसे असद करनाथ में हमने क्या देखा, असद करनाथ की थियरी में ये डोमिनेंट है कि मीडिएटर कॉज इज कंपलसरी। यदि मेरे पास ये सेल फोन है और ये सेल फोन से मैं, है ना, मैं किसी को कॉल करता हूँ, तो मैं यदि कॉल कर रहा हूँ किसी को, तो मेरा कॉल करना क्या हो जाएगा? मीडिएटर कॉज। ये सेल फोन क्या है? उपादान। आ रहा है समझ में? और किसी को कॉल कॉल करने का मतलब क्या है? एप्लीकेशन, मीन्स लास्ट वन द ऑब्जेक्टिव कॉज। समझ में आ रहा है ना? तो ये तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम मीडिएटर हैं। सांख्य क्या कहता है? सांख्य, अब सांख्य यहाँ पे यदि सत्कार्यवाद को डालेगा तो सांख्य बोलेगा इसी सेल फोन से ही कॉल किया जा सकता है, क्योंकि इस सेल फोन में कॉल करने की पोटेंशियलिटी थी पहले से। अब देखिए सांख्य की फिलॉसफी जस्ट थोड़ा सा चेंज हो गई। अब सांख्य ये नहीं कहेगा साहब कि हम अचानक से साउंड बॉक्स से भी हम कॉल कर लेंगे। सांख्य क्या कहेगा? इसमें वो चीजें पहले से हैं ही नहीं, इसमें वो चीजें एग्जिस्ट हुई ही नहीं, है ना। तो इसमें जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं है उसका फंक्शन कैसे कर सकते? उसमें वो सेल्फ कॉलिंग फंक्शन ही नहीं है, इसमें कोई ऐसा फंक्शन ही है जिससे आप किसी से बात कर पाओ, ठीक है। तो इसका एक ये वजह है, ठीक है? तो मतलब दिस असद कार्यवाद इज आल्सो कम्स अंडर सांख्य फिलॉसफी। आ सकता है, लेकिन सांख्य ज्यादातर सत कार्यवाद को प्रमोट करता है, इसलिए वो सत कार्यवाद के बारे में बात करता है, केवल सत कार्यवाद के बारे में।
और किसी के क्वेश्चन? किसी के कोई क्वेश्चन नहीं? मैं क्वेश्चन करूं? पीजी के सारे लोग हैं ना, पीजी डिप्लोमा? सर सुमित? पीजी के नहीं है सर, मेरे ख्याल से। नहीं, यस सर, अपर्णा, पीजी के भी है। अपर्णा यस सर, है, यस सर। अपर्णा और सुमित हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है? और कुछ नए टॉपिक के साथ, इसी में सांख्य ही अभी चल रहा है ना? तो नए टॉपिक तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया है, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक कंसेप्ट ऑफ सांख्य फिलॉसफी, इंट्रोडक्शन ऑफ सांख्य फिलॉसफी देख लिया। फिर हम लोगों ने और क्या देखा? हम लोगों ने 3 अफेक्शंस देखा, हम लोगों ने मीन्स ऑफ नॉलेज देखा, प्रमाण देखा, हम लोगों ने 25 एंटाइटीज देखी, हम लोगों ने इसमें सेपरेट करके देखा कंसेप्ट ऑफ पुरुष, कंसेप्ट ऑफ प्रकृति, अंतःकरण, बाह्यकरण, सत्कार्यवाद, ठीक है? अब कल जो हम लोग देखेंगे वो देखने जाएंगे मैनिफेस्टेशन, है ना, मैनिफेस्टेशन कंसेप्ट देखेंगे, व्यक्त और अव्यक्त का सिद्धांत है ना, वो देखेंगे। फिर कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो सांख्य के, हम उसको भी देखेंगे, ठीक है? चलिए शांति पाठ करें। यस सर। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। थैंक यू। थैंक Thank यू you all. थैंक यू सर। Thank you. Thank you. You may leave now, हाँ? Leave कर सकते हैं सभी।